तो बेटा हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस 2023 और 2024 के हिसाब से जो सिलेबस है उसका वन शॉट वीडियो बनाने जा रहे हैं बेटा, जिसके अंदर हम लोग बेटा क्या क्या बात करेंगे। देखो बेटा ध्यान समझना, हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेटा जो भी एक्सरसाइज आपकी आ रही हैं उसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। पूरे चैप्टर का जो फुल कॉन्सेप्ट है बेटा, सारा कॉन्सेप्ट आपके पास होगा इस चैप्टर वीडियो के खत्म होने के बाद बेटा। दूसरी बात बेटा, हम इस वन शॉट वीडियो में बेटा आपको जो एनसीईआरटी बुक के अंदर बेटा आपको जो एग्जांपल्स दिए हुए बेटा, ठीक है बेटा, जो एग्जांपल्स दिए हुए वो एग्जांपल सॉल्व करा देंगे बेटा। कुछ क्वेश्चंस के लिए हम लोग उस एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे बेटा, और हमारा चैप्टर बेटा वन शॉट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरे चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलने वाले बेटा। ठीक है, तो बड़ा ध्यान समझना बेटा चैप्टर के बारे में क्या है। बेटा देखो चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है बेटा मैट्रिसेस। क्या है नाम बेटा? मैट्रिसेस। बेटा देखो मैट्रिसेस क्या होता है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें समझना है जो चीज, उसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है बेटा? मैट्रिक्स। चैप्टर में हमें जो समझना है बेटा वो हमें समझना है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स क्या होता है बेटा। तो बेटा ध्यान समझो, जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स के हम लोग कहीं पे बात करते हैं तो हम उसे मैट्रिसेस बोलते हैं बेटा, यानी कि इसे एक तरह से प्लूरल वर्ड बोल सकते हैं, और ये सिंगुलर होता है बेटा। यानी जब सिर्फ एक मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स कहलाता है, एक से ज्यादा होता है तो बेटा हमारा मैट्रिसेस कहलाता है। अब ये मैट्रिक्स होता क्या है बेटा? बेटा आप लोगों ने सुना होगा ये क्या होता है, इट इज a ordered rectangular arrangement of number and function। मतलब क्या बेटा? बेटा ध्यान समझना क्या मतलब। बेटा बहुत सिंपल सी बात है बेटा, देखो ध्यान से कर। बेटा आपको क्या करना है, मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है बेटा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर का और फंक्शन का बेटा। मतलब आप क्या करो, आप एक रेक्टेंगल बना लो बेटा। रेक्टेंगल मतलब कंप्लीट रेक्टेंगल बनाना, मतलब ब्रैकेट आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होना चाहिए बेटा। आप एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना लो बेटा। अब इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर बेटा आप या तो नंबर्स को अरेंज कर दो बेटा, या फंक्शन को अरेंज कर दो। जैसे मान लो मैंने नंबर अरेंज करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ये नंबर के बीच में कॉमा नहीं लगाना, बस गैप देके लिखना है बेटा। तो ये जो नंबर मैंने इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करे बेटा, यही आपका क्या बन गया, यही आपका बेटा एक मैट्रिक्स बन गया। सिंपल बेटा, क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। तो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स क्या? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर एंड फंक्शन का। यानी कि बेटा आप ध्यान दो, आप इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर नंबर भी लिख सकते हो बेटा, और कोई फंक्शन भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने फंक्शन ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे x² लिख दिया, यहाँ पे 2x² + 3 लिख दिया, यहाँ मैंने sin x लिख दिया, यहाँ पे मैंने x³ लिख दिया बेटा। ठीक है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है बेटा, है ना, क्लास 11 में पढ़ा फंक्शन। यानी कि बेटा एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर आप नंबर और फंक्शन का अरेंजमेंट कर देते हो वो आपका मैट्रिक्स बनता है। दैट्स इट बेटा, इतना ही होता है बेटा मैट्रिक्स, कुछ नहीं। अब सुनो बेटा, यहाँ पे एक वर्ड है बेटा, इट इज अ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर एंड फंक्शन। अब ऑर्डर क्या है बेटा, उसको समझने से पहले एक बात हमको, ऑर्डर क्या उसको समझा लो बेटा। देखो जब भी कोई मैट्रिक्स लिखते हैं बेटा तो उसको कोई नाम देते हैं ना, ऐसा नहीं राम सोहन नाम दे देंगे इसका नाम कैसे दिया जाता है, इस मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर में नाम दिया जाता है कि ये भैया ए लिख दिया मैंने कैपिटल में, यानी कि मैट्रिक्स ए हो गई बेटा। वैसे आप किसी भी कैपिटल लेटर में किसी मैट्रिक्स को नाम दे सकते हो बेटा। आपका कैपिटल लेटर ए बी सी कुछ भी हो सकता है बेटा। तो आपकी क्या बन गई बेटा? मैट्रिक्स ए बन गई। तो बेटा हम लोग फिलहाल इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसको साइड में लिखा हुआ से लिख रहे हैं। तो बेटा अब ये मैट्रिक्स ए है बेटा। अब इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा देखो क्या क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जब भी हम कोई नंबर या फंक्शन से हम लोग को मैट्रिक्स बनाते हैं बेटा, तो उस मैट्रिक्स के अंदर दो चीज होती है, एक रो होता है बेटा, एक कॉलम होता है। अब ये रो और कॉलम क्या होता है, देखो बेटा जो हॉरिजॉन्टल में नंबर लिखे गए, जैसे ये हॉरिजॉन्टल में जो नंबर लिखे गए हैं ये हमारा रो होता है बेटा, यानी कि ये हमारी फर्स्ट रो है यानी कि R1, ये सेकंड रो यानी R2, ये थर्ड रो यानी कि R3। और जो वर्टिकल में लिखे जाते हैं बेटा ये हमारे होते हैं कॉलम बेटा। क्या होते हैं? कॉलम। यानी ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम और ये C3 कॉलम। यानी जब भी बेटा कोई मैट्रिक्स लिखी जाती है उस मैट्रिक्स के पास बेटा दो चीज होती है, एक तो उस मैट्रिक्स के पास अपने रोज होते हैं और अपने कॉलम होते हैं। इन्हीं रो और कॉलम को देख के बेटा हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं बेटा। क्या बताते हैं? ऑर्डर। तो बेटा समझो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा। तो बेटा देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है, आप किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बताएं, जैसे ये मैट्रिक्स लिखा बेटा इसका अपना ऑर्डर है, कैसे पता चलेगा बेटा, उसके रो और उसके कॉलम को देख के पता चलना। तो कैसे लिखते हैं बेटा किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं कि भैया उस मैट्रिक्स के अंदर रो कितना है, क्रॉस
कॉलम कितने हैं बेटा, क्या बेटा, कॉलम कितने हैं, जितने रो है क्रॉस कॉलम लगा तो बेटा ऑर्डर बन जाएगा। क्रॉस का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है, पर मल्टीप्लाई करना नहीं होता बेटा, है ना, आपको सिर्फ क्रॉस लिख के छोड़ देना है। जैसे मान लो इस मैट्रिक्स की बात करें, अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूं बेटा, इसके अंदर रो कितने हैं बेटा, रो कितने, 1 2 3, 3 रो, यानी कि भैया इसका ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, रो कितने बेटा, 3 रो यानी 3, क्रॉस का क्रॉस, कॉलम कितने बेटा, 3 कॉलम यानी 3 इंटू 3, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया बेटा 3 इंटू 3। बेटा देखो 3 इंटू 3 9 मत लिख देना, 9 मत लिख देना, बस 3/3, इसका मतलब होता है 3/3, यानी 3 रो। देखो मल्टीप्लाई कर दो तो पता ही चला कितने रो थे कितने कॉलम थे, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंपल क्रॉस लिख के छोड़ देते, पता चलता है 3 रो है और 3 कॉलम है। हमेशा पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/3। और बेटा किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उसके यहाँ पे लिख दिया जाता है कि 3/3 की मैट्रिक्स हो गई बेटा। बोलो बात समझ में आ गया बेटा, यानी कि बेटा किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। जैसे बेटा इस वाली मैट्रिक्स की बात करें, इस मैट्रिक्स में कितने रो है बेटा, तो बेटा देखो 1 रो 2 रो, बेटा देखो रो क्या, रो ये होती है रो बेटा, यानी कि जो रो होती है बेटा वो आपको हॉरिजॉन्टल देखना है बेटा, कैसे देखना है, हॉरिजॉन्टल देखना है बेटा। और जो कॉलम होती है बेटा, जो कॉलम होती है बेटा आपकी कॉलम, वो आपको कैसे देखना है बेटा, वर्टिकल देखना है बेटा, वर्टिकली देखना है। तो जो वर्टिकल वाली होंगी बेटा उन्हें कॉलम बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल वाली होंगी बेटा उन्हें रो बोलेंगे। तो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल है बेटा, कितने हॉरिजॉन्टल रो हैं, यानी कि 1 रो और ये 2 रो, कॉलम कितने बेटा, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी 2 रो, यानी कि पहले रो लिखो, क्रॉस कॉलम कितने बेटा 2 लिखो, यानी 2/2 की मैट्रिक्स हो गई बेटा, ठीक है 2/2 की। वैसे बेटा कोई भी मैट्रिक्स आ सकता, तो मान लो मैंने सोचा कि भैया मैट्रिक्स बी बनाते हैं कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स बना दी बेटा। इसमें कितने रो हैं बेटा, 1 2, R1 रो R2 रो, कॉलम कितने बेटा 1 2 3, 3 कॉलम बेटा, C1 कॉलम C2 कॉलम एंड C3 कॉलम बेटा। अब देखो बेटा रो कितने हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 रो हैं, तो 2 क्रॉस कॉलम कितने बेटा 3 है, यानी कि 2 क्रॉस 3 बेटा, ये आपका ऑर्डर हो गया बेटा इस मैट्रिक्स का बेटा। तो हम लोग बेटा अभी तक क्या सीखे हैं कि मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स क्या होती है ये हम लोग समझ गए बेटा। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है बेटा, कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो रो क्रॉस कॉलम से निकलता है बेटा। इसीलिए बेटा हम लोग मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इट इज अ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ऑर्डर मतलब कि उसके पास अपना एक ऑर्डर होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन आर कॉल्ड मैट्रिक्स बेटा, ठीक है। जल्दी बता सकते हो बेटा, अब देखो बेटा, अब बात करते हैं हम लोग बेटा एड्रेस ऑफ एलिमेंट की बेटा। क्या बात करते हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं बेटा। एलिमेंट का एड्रेस मतलब क्या बेटा, देखो समझो बेटा, मान लो मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं बेटा, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 और 6। इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा जो भी नंबर्स लिखे गए हैं ये बेसिकली इस मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, या तो आप इन्हें एलिमेंट बोल सकते हो बेटा, या आप इन्हें इन मैट्रिक्स की एंट्रीज बोल सकते हो बेटा। क्या बोल सकते हो, एंट्रीज बोल सकते हो बेटा, ठीक है। यानी कि ये जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे इस मैट्रिक्स के, जैसे 1 क्या है इस मैट्रिक्स के लिए, एलिमेंट है या एंट्री है बेटा, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना बेटा, 2/3 का ऑर्डर है, 2 रो है और कितने कॉलम बेटा, 3 कॉलम, 2/3 का ऑर्डर हो गया बेटा। अब ध्यान समझना, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एड्रेस हो जाता है। जैसे मान लो बेटा मैट्रिक्स ए है, इसमें एक एलिमेंट है 1, इस 1 का एड्रेस क्या है बेटा, ध्यान से देखो, इस 1 का एड्रेस क्या है, क्या इस 1 का एड्रेस ये नहीं है कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। मैं तुम बोलूं बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताओ क्या है, तो तुम जाओगे फर्स्ट रो में, देखो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट दिख रहे हैं। अब फर्स्ट कॉलम में आओगे तो आपको देखो ये मिल गया, यानी कि 1 मिल गया। यानी कि बेटा किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे चलता है, कौन से रो या कौन से कॉलम में, तो उससे उस एलिमेंट का एड्रेस पता चलता है। यानी कि 1 का एड्रेस क्या है, तो भैया 1 का एड्रेस है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, A11। A11 का मतलब क्या है, एक एलिमेंट है A यानी कि 1, जिसका एड्रेस कितना हो गया बेटा 11। वैसे बेटा अगर मैं 2 की बात करूं बेटा, 2 का एड्रेस कितना हो जाएगा बेटा, A कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा बेटा, सेकंड कॉलम है, यानी कि A12। ऐसे बेटा 3 का एड्रेस क्या हो जाएगा बेटा, A13। ऐसे बेटा किसी भी एलिमेंट का एड्रेस लिख सकते हो। मतलब 5 का मैंने बोला 5 का होता बेटा, तो 5 का कितना हो जाएगा बेटा, A कौन सा रो है बेटा, सेकंड रो है 2, और कौन सा कॉलम बेटा 2 कॉलम है, यानी कि A22 बेटा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट। बेटा हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बता सकते हैं। आपसे बोल बेटा 6 का एड्रेस बताओ, तो कॉलम बताओ बेटा 6 का एड्रेस कितना है, सेकंड रो है यानी कि सेकंड रो, कॉलम कौन सा बेटा, सेकंड कॉलम यानी कि A22। ये आप एड्रेस लिख सकते हो बेटा एलिमेंट का, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा एड्रेस ऑफ एलिमेंट हमें समझ आया हुआ है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है। अब हम लोग समझेंगे बेटा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जनरल मैट्रिक्स बेटा हम लोग कैसे लिखते हैं उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलो फटाक से उतार लो बेटा, उतार लो फटाक से एड्रेस ऑफ एलिमेंट को उतार लो, फिर समझते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन। उठा दो बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब समझते हैं जनरल
रिप्रेजेंटेशन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जनरल का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर सारी मैट्रिक्स आ जाए, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स लिखने वाला बेटा जिसके अंदर सारी मैट्रिक्स आ जाएंगे बेटा, जितनी मैट्रिक्स ऑर्डर की हो सकती है। देखो जैसे मतलब क्या है, लेट अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। मैंने बेटा एक मैट्रिक्स ले ली बेटा ए जिसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस n, यानी कि m रोज है और n कॉलम है बेटा। इसका मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा? इसका मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखने जा रहा हूँ बेटा। तो देखो मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी। देखो बेटा सबसे पहले अगर मैं इस पहले एलिमेंट का इस मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट लूँ बेटा, देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना लिया हम लोगों ने बेटा? m बाय n का ऑर्डर लिया बेटा, ठीक है। यानी रोज कितने बेटा? m रोज है, कॉलम कितने बेटा? n कॉलम्स है। देखो बेटा सबसे पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी a11, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो में है पर सेकंड कॉलम में आ गया बेटा। वैसे बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? कितने कॉलम है? n कॉलम है, तो यानी कि ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट होगा बेटा फर्स्ट रो और n कॉलम का होगा। बोलो बात क्लियर है बेटा? ये हो गया एक रो। सेकंड रो की बात करें बेटा, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन सेकंड रो n कॉलम बेटा, ठीक है। वैसे बेटा फोर्थ रो थर्ड रो की बात करें बेटा, देखो बेटा थर्ड रो की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मैट्रिक्स को बड़ा कर देते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखो थर्ड रो में क्या होगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट कौन सा होगा? थर्ड रो का होगा, सेकंड कॉलम का होगा। ये एलिमेंट बेटा थर्ड रो का होगा, थर्ड कॉलम का होगा। ये एलिमेंट बेटा थर्ड रो का होगा, फोर्थ कॉलम का होगा एंड सो ऑन। ये एलिमेंट बेटा क्या होगा? थर्ड रो का होगा और n कॉलम का होगा बेटा। ऐसे बेटा रो लगातार चलती चलेगी, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट रो होगी बेटा, उसका ये रो कौन सी होगी बेटा? कितने रो के एलिमेंट है? m रो की, यानी लास्ट रो m होगा बेटा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते बेटा कहां तक पहुंचेंगे? लास्ट रो का। लास्ट रो कितना रो की होगी बेटा? m की, यानी कि mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन mth रो n कॉलम बेटा। ये एक मैंने आपके सामने जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स समझा दिया बेटा। कोई भी मैट्रिक्स अगर कितने भी ऑर्डर को वो सारी मैट्रिक्स अंदर मिलेगी भाई। आप m और n की वैल्यू बदलते रहो, मैट्रिक्स का ऑर्डर बदलता रहेगा, नई नई मैट्रिक्स बनती रहेगी बेटा, ठीक है। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा मैट्रिक्स का बेटा। इसी जनरल रिप्रेजेंटेशन को बेटा देखो छोटे फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। हम लिखते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट है बेटा ए आई जे बेटा। क्या है? ए आई जे। ए आई जे का मतलब क्या बेटा? आई बताएगा कौन से रो का एलिमेंट है, जे बताएगा कौन से कॉलम का एलिमेंट है। तो बेटा सारे एलिमेंट जो हैं, ये सारे एलिमेंट है, इन सबको जनरली मैं ए आई जे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा। मैंने बोला भैया आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 4 है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट हो गया। तो जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर ए आई जे एलिमेंट है और इसका ऑर्डर कितना है बेटा? m बाय n का ऑर्डर है, जहां पे बेटा i की जो वैल्यू है ये जीरो से बड़ी होगी बेटा, जीरो से बड़ी होगी, जीरो के बराबर भी हो सकती है बेटा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जीरो रो तो होती नहीं है ना, पहली रो होती है सीधा। तो जीरो से बड़ी होगी और बेटा किसके छोटी और बराबर होगी बेटा? m से छोटी और उसके बराबर होगी आई की वैल्यू। आई क्या बेटा? रो बता रहा है। तो बेटा देखो ये फर्स्ट जो आई है ये पहला एलिमेंट है, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ और लास्ट कितना हो सका है बेटा? m हो सका है बेटा। m से ज्यादा तो हो नहीं सकता बेटा। तो यानी आई की वैल्यू 0 से लेके m तक वेरी करेगी बेटा, और j की वैल्यू जो है बेटा ये 0 से बड़ी होगी और n से छोटी और उसके बराबर होगी बेटा। तो ये कंडीशन होती है बेटा। ये छोटे फॉर्म में हम लोगों ने बेटा क्या करा? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, जनरल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ये एक बड़ा फॉर्म में दे दिया बेटा। तो जल्दी से जनरल रिप्रेजेंटेशन और बेटा मैट्रिक्स का। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन समझ आगे बेटा मैट्रिक्स का। अब हम लोग कुछ बातें करेंगे और आगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। हम लोगों ने बेटा क्या क्या सीखा बेटा? हम लोगों ने क्या क्या सीखा बेटा कि मैट्रिक्स क्या होता है बेटा। हम लोगों ने सीखा मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ठीक है। फिर हम लोग सीखा बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं बेटा, ठीक है बेटा। फिर हमने सीखा एड्रेस ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है बेटा, किसी एलिमेंट का एड्रेस कैसे चलता है बेटा, ठीक है। और हमने क्या सीखा बेटा? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा बेटा, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा बेटा। तो चार बात हम लोगों ने तक सीख लिया। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं बेटा वो हम लोग अपना अगला टॉपिक सीखने जा रहे हैं, दैट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो बेटा
जब आप मैट्रिक्स लिखते हो तो कुछ भी लिख सकते हो, कैसा भी मैट्रिक्स बना सकते हो, किसी भी ऑर्डर का बना सकते हो बेटा। अब जब अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जाते हैं बेटा, तो उन सबका ऑर्डर भी अलग अलग होने की वजह से उनका नाम भी अलग अलग हो जाता है। देखो बेटा कैसे, कुछ नाम हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स बेटा। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बेटा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? ध्यान समझो, रो मैट्रिक्स होता है बेटा, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है बेटा, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है। देखो हम किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने भी रो कितने भी कॉलम करके मैट्रिक्स बना सकते हैं, पर रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा बेटा जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी। यानी जब भी कोई आपके सामने एक ऐसा मैट्रिक्स लिख दे बेटा जिसके अंदर सिर्फ एक रो है, तो समझ जाना कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, रो मैट्रिक्स। यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर सिर्फ वन रो होती है बेटा। सिर्फ कितनी रो होती है बेटा? वन रो होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा, एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने लिखा है एक मैट्रिक्स ए 1 2 3। देखो बेटा बस इतना ही लिखा है। इसके अंदर सिर्फ रो कितनी है? एक, R1 रो। कॉलम कितने बेटा? C1 कॉलम, C2 कॉलम और C3 कॉलम। यानी कि बेटा 3 कॉलम है, पर रो तो सिर्फ एक है ना बेटा। अगर सिर्फ रो एक है तो इस मैट्रिक्स को, यानी मैट्रिक्स ए को मैं एक रो मैट्रिक्स कह सकता हूँ बेटा। बहुत आराम से कह सकते हैं बेटा। बात करते हैं बेटा इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की, तो ऑर्डर कितना है बेटा? तो देखो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं बेटा? रो इनटू कॉलम से। रो कितनी है बेटा? सिर्फ एक रो है, यानी एक मल्टीप्लाई कॉलम कितने बेटा? 3, यानी कि 3। ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया बेटा? आपका इस मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर हो गया बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, देखो ये तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया बेटा। ठीक है, अब ऐसे में कोई भी मैट्रिक्स लिखो बेटा जिसके अंदर सिर्फ एक रो दिखाई दे, चाहे वो मैट्रिक्स बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कोई भी मैट्रिक्स हो बेटा, अगर सिर्फ रो एक दिखाई दे रही है मैट्रिक्स के अंदर, सीधा उसे क्या बोलो बेटा? रो मैट्रिक्स। बट दैट्स इट। बोलो क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं बेटा, तो रो मैट्रिक्स को जनरली कैसे देखा जाता है, मतलब जनरली हमें कैसे दिखाई देते हैं? जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो रो मैट्रिक्स कैसे दिखाया जाता है? मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, ए आई जे इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 इंटू, ये बेटा देखो रो तो एक ही रहेगी, यानी कि 1 आ गया, कॉलम तो कितनी हो सकते हैं बेटा? तो कॉलम की जगह n लिख दिया बेटा। ऐसा ऑर्डर होता है बेटा इसका। क्या होता है बेटा? ऐसा इसके अंदर ऑर्डर होता है, जहां पे जो i की वैल्यू है बेटा, इस i की वैल्यू है ये हमेशा 1 के बराबर है बेटा। कोई भी एलिमेंट देख लो बेटा, रो मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट देखो, इसका कोई भी एलिमेंट देखो बेटा, सबका एड्रेस A11 या A12 या A13, यानी कि सबका जो रो है बेटा, एलिमेंट का जो फर्स्ट रो है बेटा, वो तो 1 ही रहने वाला है। यानी i की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बट j की वैल्यू जो है बेटा वो 0 से बड़ी होगी, लेस देन इक्वल टू n के बराबर होगी बेटा। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स। दूसरी बात करते हैं बेटा कॉलम मैट्रिक्स की। दूसरा क्या होता है बेटा? कॉलम मैट्रिक्स। अब बेटा नाम से समझ में आ रहा है, जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे कॉलम मैट्रिक्स होगा। यानी भैया एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ 1 कॉलम हो बेटा। क्या हो? 1 कॉलम हो, वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा बेटा? कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा, ए 1 2 3 बेटा। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। इसके अंदर बेटा रो देखो कितनी है? R1 रो, R2 रो, R3 रो। 3 तो रो है बेटा, कॉलम कितने हैं? सिर्फ एक कॉलम है। यानी कि बेटा इस मैट्रिक्स के अंदर रो 3 है, यानी ऑर्डर कैसे लिखेंगे बेटा? रो कितनी है? 3 है, कॉलम कितने? 1 है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/1। यानी जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा, जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू 1 हो, यानी सिर्फ कॉलम 1 दिखाई दे जिस मैट्रिक्स के अंदर बेटा, वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है? आपकी कॉलम मैट्रिक्स बन जाती है बेटा। बोलो क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान समझो, मेरी बात को ध्यान समझो बेटा। मैं एक मैट्रिक्स और ले रहा हूं आपके सामने, बताना है कौन सा मैट्रिक्स है। मैंने लिखा 1। ठीक बेटा, रो कितनी? एक रो, कॉलम कितनी? एक कॉलम, यानी कि 1 इंटू 1 का ऑर्डर हो गया बेटा। बोलो हाँ या ना? हो गया ना बेटा? हो गया ना? अब अगर बेटा ये 1 इंटू 1 का ऑर्डर हो गया, रो कितनी? एक, तो कैसे रो मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? हाँ जी बोल सकता हूँ। इसके अंदर कॉलम कितनी बेटा? एक, कैसे मैं कॉलम मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? हाँ जी बोल सकता हूँ। तो बेटा ये एक ऐसा मैट्रिक्स है बेटा जो कि रो भी है और कॉलम भी। कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते बेटा, राइट अ एग्जाम्पल ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज रो एंड कॉलम ऑल्सो, मतलब दोनों मैट्रिक्स हो, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स? तो हमारा बी इज मैट्रिक्स। जब भी बेटा आप 1 बाय 1 का कोई मैट्रिक्स लिखोगे बेटा, वो रो भी मैट्रिक्स होगा, कॉलम भी मैट्रिक्स होगा बेटा। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें बेटा, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जनरल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? जनरल कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये A इज इक्वल टू ए आई जे के इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, जहां पे बेटा आप m इंटू 1, यानी रो तो कितने भी हो सकते हैं बेटा, इसके अंदर रो तो कितने भी हो सकते हैं, m कितना भी हो सकता है, पर कॉलम हमेशा 1 होगा। यानी यहाँ पे बेटा जो i की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू m होगी। ठीक है बेटा, पर जो आपका j है बेटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा बेटा। बोलो क्लियर है? क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। उतारो फटाक से, उतारो बेटा, फटाक से उतारो उसे। चलो बेटा, अब हम लोग यहीं पर थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हो जाएगी। तीसरा, थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। 2 टाइप हम लोग पढ़ लेते। थर्ड टाइप होती है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेटा क्या होती है? रेक्टेंगुलर
मैट्रिक्स। अब ये कैसी मैट्रिक्स होती है बेटा, ये कौन सी बेटा होती है बेटा, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स बेटा जो देखने में ना, एक ऐसी मैट्रिक्स बेटा जो देखने में ना रेक्टेंगल लगे बेटा। कैसा लगे बेटा, रेक्टेंगल लगे। जैसे बेटा समझो, जैसे समझो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है बेटा। अब इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा रो कितनी है, 1 2 रो कॉलम 1 2 3 कॉलम, ठीक है बेटा। 2 रो है 3 कॉलम, यानी ऑर्डर कितना हो बेटा 2 रो 2 3 कॉलम, यानी 2/3 कॉलम। ये जो एग्जांपल लिखा बेटा मैंने, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो कि बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तुम कहोगे भैया रेक्टेंगल की तरह दिख रही है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अंदर चारों साइड इक्वल थोड़ी ना है, चारों होते तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता, तो इसका जस्ट अगला जो होगा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसके अंदर बेटा अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब रेक्टेंगल की तरह दिखे। यानी कि आप सिंपल समझो, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं बेटा, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर नहीं होते वो सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं बेटा। समझ में आ जाए बेटा। देखो जो रो मैट्रिक्स लिखा था, इसके अंदर हमेशा रो 1 रहेगी, कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो बेटा क्या रो, ये वाली जो मैट्रिक्स है बेटा, क्या ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। जो कॉलम मैट्रिक्स है बेटा, ये रेक्टेंगुलर है, बिल्कुल है। इसके अंदर रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो क्या बेटा मैं ऐसी बात कह सकता हूँ कि सारे रो मैट्रिक्स और सारे जो कॉलम मैट्रिक्स है बेटा, सारे के सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, है ना? कह सकता हूँ ना? नहीं कह सकते बेटा। देखो ये एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा मैंने यहाँ पे, बी मैट्रिक्स, जो रो भी है कॉलम भी है बट रेक्टेंगुलर नहीं है। इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि बेटा हम सारे रो मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सारे कॉलम मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते बेटा। बात क्लियर करना बेटा, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। यानी कि बेटा इसकी अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं बेटा, तो इसमें जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसके अंदर लिखेंगे बेटा एक सेट मैट्रिक्स होता है बेटा ए, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं ए आई जे, जिसका ऑर्डर होता है बेटा m इंटू n, जहाँ पे i जो होता है बेटा 0 से बड़ा होता है, लेस देन इक्वल टू m होता है बेटा, और जो j होता है बेटा वो 0 से बड़ा होता है, लेस देन इक्वल टू n होता है बेटा। और यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n बेटा, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n बेटा, m इज नॉट इक्वल टू n। बात समझ आ गई बेटा? चलो बेटा जल्दी से उतारो। अब बात करते हैं बेटा एक चौथे टाइप की मैट्रिक्स की बेटा, फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा। फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब ये कौन सी वाला है, ये क्या चीज है? अरे बेटा सिंपल है, जैसे रेक्टेंगुलर है वैसे स्क्वायर समझ में आएगा। रेक्टेंगुलर में रो और कॉलम बराबर नहीं होते। अब वो मैट्रिक्स लो, इसके अंदर रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए, वो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखने में स्क्वायर टाइप का लग रहा है ना बेटा। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, कितने रो बेटा, 2 रो, हॉरिजॉन्टल 2 है, 1 2 कॉलम, कितने 1 2 2 कॉलम, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम, यानी 2/2 की मैट्रिक्स है, यानी इट इज एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम बोलेंगे एक मैट्रिक्स ए जिसके अंदर एलिमेंट है बेटा ए आई जे, वेयर m क्रॉस n का ऑर्डर होगा बेटा, जहां पे बेटा i की जो वैल्यू है 0 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू n के बराबर होगी बेटा, और j की जो वैल्यू है बेटा वो 0 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू n के बराबर होगी बेटा, जहां पे बेटा n जो है वो इक्वल टू n होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। दिस इज अ फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स वी हैव, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं इससे, इतना उतारो बेटा, फटाक से उतारो बेटा जल्दी से। चलो अब आगे बात करते हैं बेटा। अब हम लोग बेटा क्या बात करेंगे, हमारे पास जो मैट्रिक्स हो गए बेटा 4 टाइप के मैट्रिक्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आगे, बट अब हम लोग बेटा मैट्रिक्स के टाइप, देखो मैट्रिक्स के कितने टाइप हो बेटा, 4 टाइप हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग जो टाइप की बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा। देखो हम लोग आगे जो एक्सटेंड कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स को कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रो मैट्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलम भी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि बेटा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप पढ़ने वाले। जैसे बेटा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स और भी अलग अलग तरीके से लिखूंगा बेटा, उनके भी अलग अलग टाइप बन जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा सबसे जो पहला मैट्रिक्स आता है बेटा, वो आपको होता है डायगोनल मैट्रिक्स बेटा। कौन सा बेटा, डायगोनल आइडेंटिटी स्केलर, ठीक है। आइडेंटिटी देखो बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहला आइडेंटिटी समझो, सबसे पहले आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझो बेटा, या उससे पहले आप लोग डायगोनल समझो। देखो बेटा टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा हम लोग सबसे पहला मैट्रिक्स समझेंगे डायगोनल को समझते हैं बेटा। पहले डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होती है बेटा, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है बेटा जो कि स्क्वायर की होती है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, पर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स को कहलाएगी बेटा। देखो मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं बेटा A 1 0 0 2,
देखो बेटा इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा ध्यान दो, इस मैट्रिक्स के अंदर ध्यान दो, ये जो डायगोनल एलिमेंट है बेटा, ये जो डायगोनल एलिमेंट है बेटा, ये कुछ भी हो, पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है बेटा वो जीरो होने चाहिए, तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या बना बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। तुम कहोगे भैया डायगोनल ये है तो ये भी डायगोनल है, बेटा ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। देखो कैसे, 1 का एड्रेस क्या है बेटा, A11 फर्स्ट वाला, 2 का एड्रेस क्या है बेटा, 2 का एड्रेस क्या है बेटा, 2 का एड्रेस क्या है, 2 का एड्रेस है बेटा आपका A22 बेटा, ठीक है। पर बेटा इस जीरो का एड्रेस की बात करो तो A12 है ना बेटा, इसका बेटा A21, यानी बेटा देखो जो एलिमेंट आपको ऐसे दिखाई दें A11, A22, A33 वो सारे डायगोनल होते हैं बेटा, ये डायगोनल बनता है पर ये डायगोनल नहीं होता है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है बेटा जो डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो पर नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हो बेटा इसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए बेटा, नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए बेटा, जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट आर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, यानी बेटा ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है बेटा, ये जीरो हो, बाकी जो डायगोनल एलिमेंट बेटा ये कुछ भी हो अपने को चलेगा। और इन्हें डायगोनल क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि इनके एड्रेस A11, A22, A33 होता है बेटा, इसीलिए इन्हें डायगोनल कह रहे हैं। ये डायगोनल नहीं है क्योंकि इनका एड्रेस A12 है, इनके अंदर रो और कॉलम बराबर नहीं है, ये डायगोनल नहीं है, दिखता डायगोनल नहीं है। ज्योमेट्रिकली बात नहीं कर रहे, मैट्रिक्स के केस में बात करें तो बेटा डायगोनल नहीं, डायगोनल सिर्फ ये वाले हुए बेटा। जैसे मान लो एक और मैट्रिक्स ले लो बेटा, B मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब देखो बेटा 3x3 की मैट्रिक्स लिखी है, इसके अंदर ये इसका एड्रेस A11, इसका A22, A33, ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट। यानी कि डायगोनल एलिमेंट बेटा हमेशा ऐसे होंगे बेटा, ठीक है। ये सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट बेटा ये क्या हो गए हमारे, जीरो हो गए, यानी कि कैसा मैट्रिक्स हो गया बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया बेटा। अब देखो बेटा इसके बाद जो सेकंड आता है बेटा, जो सेकंड मैट्रिक्स आता है बेटा वो हमारे पास आता है बेटा स्केलर मैट्रिक्स बेटा। क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। अभी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ध्यान समझो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो बेटा कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, देखो जैसे डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया बेटा, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट होंगे, कुछ भी होंगे पर नॉन डायगोनल एलिमेंट बेटा जीरो होंगे, तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है बेटा, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट हो, नॉन डायगोनल तो जीरो होने चाहिए, जो पर डायगोनल होने चाहिए बेटा बराबर होने चाहिए। मतलब देखो मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ बेटा 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखो बेटा इस मैट्रिक्स के अंदर देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे है बेटा, इक्वल। यानी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। यानी कि बेटा डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, डायगोनल एलिमेंट बेटा इक्वल होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो होंगे बेटा तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स। यानी बेटा देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप पड़े होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बेटा वो होते हैं जिनके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, बाकी डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो बेटा। स्केलर क्या होते हैं, ये क्या कहता है, नॉन डायगोनल तो जीरो होने चाहिए, पर जो डायगोनल होने बेटा वो बराबर होने चाहिए, तो हमारा स्केलर बन जाता है बेटा। ये बेटा हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, इसलिए सारे मैट्रिक्स स्क्वायर ही बना रहे हैं बेटा, ठीक है। ये 3x3 की मैट्रिक्स बनाए बेटा क्योंकि स्क्वायर के टाइप चल रहे हैं बेटा। अब हम लोग बेटा थर्ड टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे बेटा, थर्ड टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसमें क्या है बेटा, ध्यान से देखो, थर्ड टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, देखो डायगोनल समझ में आ गया बेटा, स्केलर समझ में आ गया बेटा, वैसे आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है, ये कहता है नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, मतलब इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। मतलब बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स बेटा जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो है, पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए बेटा 1। जैसे मान लो मैंने मैट्रिक्स ए लिख लिया बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान दो बेटा ये एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि बेटा देखो इसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो है, पर जो डायगोनल एलिमेंट है बेटा सिर्फ वो क्या है 1। तुम कहोगे भाई तो स्केलर की तरह हो गया ना, बेटा स्केलर के अंदर एलिमेंट डायगोनल बराबर होने चाहिए, ठीक है बेटा, बराबर होने चाहिए। अगर वो बराबर होके 1 हो गया तो आइडेंटिटी बन गया, 2 रहा 3 रहा 4 रहा 5 रहा -2 -3 कुछ भी रहा वो स्केलर रहेगा बेटा। और अगर वो बराबर होके 1 बन गया बेटा, सारे 1 हो गए तो आइडेंटिटी बन जाएगा बेटा। दैट्स इट, सिंपल सा फिगर आपसे बात है बेटा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गया बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गई। अब देखो बेटा एक लास्ट हमारे पास आता है नल मैट्रिक्स बेटा, नल मैट्रिक्स। तो बेटा जो नल मैट्रिक्स है इसमें क्या होता है,
नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट एंड डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट बोथ आर जीरो, दोनों ही जीरो हो जाए बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, डायगोनल एलिमेंट भी जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट भी जीरो, ये हमारा बन गया बेटा एक नल मैट्रिक्स बेटा, सिंपल। बात समझ आ गई? तो बेटा देखो, जो नल मैट्रिक्स होता है बेटा, ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर है बेटा। नल मैट्रिक्स, अब ध्यान दो, ये स्क्वायर का टाइप नहीं है, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है बेटा। ये क्या है? ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कोई भी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हों, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्रीज बेटा जीरो हों, वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? नल मैट्रिक्स बन जाता है बेटा। तो देखो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स में चार, बेसिकली तीन टाइप हुए, चौथा स्क्वायर में भी आ गया, रेक्टेंगल में चला गया, समझ चला गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखो टाइप, सबसे पहला डायगोनल मैट्रिक्स बेटा, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, नॉन डायगोनल जीरो हो। इसके अंदर नॉन डायगोनल जीरो तो रहने चाहिए, पर जो डायगोनल होने चाहिए बेटा बराबर होने चाहिए। एक आइडेंटिटी क्या कहता है, इसके अंदर नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए, पर जो डायगोनल है बेटा वो सिर्फ वन होने चाहिए। नल क्या कहता है, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए, यानी कि वो कौन सा बनेगा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स बेटा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा। जल्दी से उतारेंगे बेटा, आगे हम लोग बात करेंगे इसके अंदर एक और पॉइंट की, दैट इज इक्वल मैट्रिक्स बेटा। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स बेटा, बेटा सर ठीक है। अब हम लोग टॉपिक की और बात करते हैं बेटा, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। अब देखो बेटा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स बेटा, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल समझना बेटा, इक्वल मैट्रिक्स में समझना कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होती हैं। तो बेटा मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ, दो मैट्रिक्स बेटा बराबर तब होती हैं जो बिल्कुल सेम होती हैं, एकदम आइडेंटिकल दिखाई दे तभी इक्वल होंगे, और कोई तरीका नहीं बराबर होने के लिए। इसलिए बेटा इसमें देखो दो कंडीशन याद रखो, दो कंडीशन याद रखो। पहली बात तो बेटा इक्वल होने के लिए मैट्रिक्स में पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स जो कंपेयर कर लो, जिनको देख लो कि इक्वल है नहीं है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरी बात बेटा क्या बोला मैंने? दूसरी बात क्या बोला कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब बेटा किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर आप चेक करो कि वो इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो बेटा आपको क्या क्या चेक करना है कि क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा? सेम है या नहीं है? सेम होना चाहिए। दूसरा, जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो बेटा मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा 1 2 3 4, मुझे इसके इक्वल एक और मैट्रिक्स लिखना है बेटा। जैसे मान लो मैं मैट्रिक्स बी लिख दूं 1 2 4 3, ठीक है। अब देखो बेटा ये मैट्रिक्स 2/2 की, ये मैट्रिक्स बेटा 2/2 की, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है? तो बेटा इक्वल होने की सबसे पहली कंडीशन, दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ऑर्डर बराबर है, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11, जहां जो A11 जो है A में वही B में होना चाहिए। मतलब देखो बेटा A मैट्रिक्स में A11 कितना है? 1 है, B में बेटा A11 कितना है? 1 है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है। 2 की जगह 2 है, 3 की जगह 4 आ गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं है। हाँ, ये मत कहो कि 3 जगह वहां पे तो है, नहीं भैया, जहां 3 है उसी पोजीशन पे 3 होना चाहिए, नहीं है ना, यानी कि अभी A इज नॉट इक्वल टू B। अगर मुझे A और B को बराबर करना है तो मैं अगर यहाँ पे बेटा 4 कर दूं और यहाँ पे 3 कर दूं बेटा, तो अब क्या है बेटा? A इक्वल टू B हो गया, क्योंकि 4 की जगह 4, 3 की जगह 3 बेटा। यानी देखो बेटा A और B बराबर कब हुए बेटा? जब दोनों एकदम इक्वल यानी एकदम आइडेंटिकल होंगे, तभी दोनों बेटा बराबर होंगे बेटा। फटाक से इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन बताओ बेटा, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल करा दो बेटा इसके। चलो बेटा एग्जांपल। चलो बेटा, ये आप लोगों का पहले एक्सरसाइज का जो पूरा इंट्रोडक्शन था, पूरा जो कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलना था सारा मिल गया है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पे चलेंगे बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज का सबसे पहला एग्जांपल जो है बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द मैन एंड वुमन वर्कर इन 3 फैक्टर्स, फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3। मतलब बेटा एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, इन फैक्टर 3 है बेटा। ये क्या है बेटा? ये है हमारी फैक्ट्री। इन फैक्ट्री के अंदर बेटा कुछ मैन्स काम कर रहे हैं, कुछ मैन वर्कर है, कुछ मैन वर्कर है बेटा, और कुछ
वुमेन वर्कर है बेटा, कुछ वुमेन वर्कर है हमारे पास। अब देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट फैक्टर में जो मैन वर्कर है बेटा 30 है और वुमेन वर्कर बेटा 25 है। इसमें मैन वर्कर 25 है, इसमें मैन वर्कर बेटा 31 है, इसमें जो मैन वर्कर है 27 है, इसमें जो वुमेन वर्कर है बेटा 26 है बेटा। तो हमें बोल रहा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। मतलब बेटा इस इंफॉर्मेशन को हमें 3/2 मैट्रिक्स में बनाना है बेटा। क्या बनाना है? 3/2, यानी इसके अंदर रो 3 होनी चाहिए बेटा, रो 3 होनी चाहिए, कॉलम कितने बेटा 2। इन देखो बेटा हम क्या बनेंगे, मैट्रिक्स ए मैन वुमेन 30 25 25 31 27 26 26 हो गए 3/2 मैट्रिक्स, खत्म हो गया बेटा। पहले से देख के आप लोग बनी बने है ना, बस इतना ही बनाना है एग्जाम में। फिर देखो मैट्रिक्स का बेसिकली काम क्या होता है, जो वहाँ पर डाटा होता है ना बेटा, डाटा को ही हम लोग मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर एनालाइज करते हैं बेटा, ठीक है। तो मेन डाटा के लिए काम किया जाता है मैट्रिक्स बेटा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है बेटा आप लोगों को पुरानी मैथ का पार्ट नहीं बेटा, ये नया मैथ है, यानी कि मॉडर्न मैथ में आता है बेटा ये पार्ट मैट्रिक्स बेटा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमको समझ में आ गया बेटा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, अगर बेटा किसी मैट्रिक्स के पास इक्वल टू 8 एलिमेंट है बेटा, कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं बेटा। देखो मैंने आपको बताया बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम, इसे लिखा जाता है बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है। देखो अगर मान लो किसी मैट्रिक्स बनाया बेटा 1 2 3 4 5 6, कितने रो है बेटा? 2 रो है, कॉलम कितना बेटा 3, तो ऑर्डर कितना बेटा 2/3। अगर मैं 2/3 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 6, यानी कि एलिमेंट कितना हो बेटा, देखो रो और कॉलम को जो मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट बच जाएंगे, यानी कि 6। यानी बेटा 8 क्या है? 8 एलिमेंट है। तो बेटा 8 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, या तो 1 into 8 यानी 1 रो 8 कॉलम में हो सकते हैं, या तो बेटा 8 कैसे होता है 2 into 4 2 रो 4 कॉलम हो सकते हैं। यानी 8 कैसे हो सकता है बेटा 8 into 1 भी हो सकता है बेटा 8 रो 1 कॉलम, यानी 8 कैसे हो सकता है बेटा 4 into 2 भी हो सकता है 4 रोज 2 कॉलम। यानी ये सारे जो हो गए यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए बेटा, यही आपके पॉसिबल ऑर्डर हो। यानी बेटा कितने भी एलिमेंट हो, चाहे 8 हो चाहे 12 हो चाहे 16 हो, अगर आपसे बोले बेटा कि पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो आप उस नंबर के खाली फैक्टर लिख दो, सारे आपका पॉसिबल ऑर्डर बन जाएगा बेटा। देखो 8 एलिमेंट यानी कि 1 रो 8 कॉलम भी हो सकते हैं, 8 एलिमेंट यानी कि 2 रो 4 कॉलम। बेटा देखो 2 रो 4 कॉलम और 4 रो 2 कॉलम दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स है बेटा, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर अलग अलग है बेटा तो मैट्रिक्स तो डिफरेंट हो ही गई ना बेटा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2, जैसे मान लो मैं इसमें एक और एग्जांपल करा लूं बेटा, मान लो 12 एलिमेंट आपके पास 12 एलिमेंट है बेटा, ठीक है। तो 12 एलिमेंट का क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 12 इज इक्वल टू 1 into 12 1 into 12, या तो 12 इज इक्वल टू 2 into 6, या तो 12 इज इक्वल टू 3 into 4, और तो कुछ नहीं। अब इसके बाद या तो 4 into 3 कर लो, या 6 into 2 कर लो बेटा, या 12 into 1 कर लो। दीज आर पॉसिबल ऑर्डर बेटा, बोलो क्लियर है। तो कोई किसी मैट्रिक्स में अगर आपको बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट पता है कितने हैं, तो आप उसके पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हो ना, बहुत बढ़िया बेटा, आराम से लिखे जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एग्जांपल नंबर 2 में आ गया। एग्जांपल नंबर 3 की बात करेंगे बेटा। एग्जांपल नंबर 3 में क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 3 में बात करेंगे बेटा, क्या दे रखा है। इसमें बोला है बेटा कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स। हमें क्या करना है बेटा, कंस्ट्रक्ट करना है 2/3 की मैट्रिक्स, ठीक है। एक 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है बेटा। गिवन बाय हमें क्या दे रखा है, aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड में i माइनस 3j मॉड। मतलब देखो बेटा सबसे पहले बात देखो क्या करना है, इस गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 2/3 की मैट्रिक्स। बेटा 2/3 की मैट्रिक्स कैसे होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स बेटा जिसके अंदर सिर्फ 2 रो हो और 3 कॉलम हो, ठीक है। यानी कि 1 रो 2 रो होनी चाहिए, कॉलम 1 2 और 3 कॉलम होने चाहिए बेटा। यानी कि इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या होगा, a11, दूसरा a12, तीसरा a13, दूसरे रो में a21, a22, a23 बेटा, ये हमारी मैट्रिक्स होगी बेटा। अब देखो बेटा 2 रो और 3 कॉलम, ये मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब हमें बात करनी है कि भैया अब इन मैट्रिक्स की वैल्यूज भी तो पता होनी चाहिए ना, एलिमेंट की बेटा वैल्यूज पता होगी तब तो मैट्रिक्स बनेगी पूरी बेटा। तो देखो a11 की जब मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा तो a11 में बेटा देखो aij क्या है, aij इज इक्वल टू ये है, यानी कि a11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जो aij दे रखा उसी को इक्वल टू लिख दो हाफ। i की जगह बेटा कितना यूज हो रहा है, बस 1 हो रहा है, तो i की जगह 1 लिख दो माइनस का
3 इंटू जे की जगह कितना बेटा 1 है मॉड, यानी कितना होता है बेटा 1/2 मॉड में 1 माइनस 3 मॉड, यानी कि 1/2। देखो क्या बचा बेटा मॉड में -2, अब मॉड से कोई वैल्यू जो बाहर आती है बेटा पॉजिटिव में बाहर आती है, यानी 2/2 यानी कटेगा, यानी 1 आंसर आ जाएगा बेटा। यानी कि A11 की जो एंट्री हो गई उसकी जगह कितना आ गया बेटा 1 आ गया बेटा। ठीक है, वैसे बेटा आप A12 निकाल सकते हो, यानी कि 1/2 मॉड आई की जगह बेटा 2 1, आई की जगह 1 ही आना है, -3 इंटू आई की जगह जे की जगह कितना आना बेटा 2 आना है। ठीक है, 2 जे की जगह 2 आई की जगह 1, यानी कितना जाएगा 1/2 मॉड में 1 - 6 यानी कि -5 यानी 5/2 बेटा, यानी अगला एलिमेंट हो गया बेटा 5/2। वैसे बेटा A13 कितना हो जाएगा बेटा 1/2 मॉड में 13 यानी कि आई की जगह 1 -3 इंटू जे की जगह बेटा 3 कर देंगे मॉड, यानी कि 1/2 1 - 9 यानी कि माइनस का 8 यानी कि मॉड में -8 यानी कि 8/2 यानी कि 4। अगला आ गया 4 बेटा। वैसे बेटा A21 निकाल सकते हैं बेटा 1/2, बस आई की जगह बेटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा -3 इंटू आई की जे की जगह कितना बेटा 1 है 1 आ जाएगा, यानी कि 1/2 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1 बाहर आके 1/2 बचेगा बेटा, यानी 1/2। वैसे बाकी ये दो एलिमेंट आप बेटा खुद लिख लोगे। ठीक है, बस A22 और A33। A22 में बेटा आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी बेटा 2। ठीक है बेटा, इन दो एंट्री को आप खुद लिख लो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलो बेटा अब हम लोग बात करें बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 के, सब फटाक से उतार लो बेटा फटाक से। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है, इसमें बोला है बेटा एक मैट्रिक्स है आपके पास x+3 z+4 2y - 7 - 6 a - 1 0 0 -21 b - 3 इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है किसके बेटा 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 0। देखो बेटा इसने बोला है ये मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं, जितने भी भैया आपको वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं सारे वेरिएबल की वैल्यू निकालें। जैसे आपको देखो बेटा पहला एलिमेंट x+3 किसके बराबर हो जाएगा, देखो हमें पता बेटा दो मैट्रिक्स का बराबर है, उनका ऑर्डर बराबर है, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स, ये भी बेटा 2/3 की मैट्रिक्स, ऑर्डर बराबर है और बेटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। अगर बेटा किसी मैट्रिक्स में जब वो इक्वल होते हैं बेटा, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी कि x+3 है बेटा वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x = -3 आ गया, यानी इसकी वैल्यू तो आ गई बेटा। अच्छा ये कितना था बेटा 2 + 4, अच्छा z है ये बेटा, ये आपका z है, z+4 यानी बेटा z+4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी z इज इक्वल टू 6 - 4 यानी z इज इक्वल टू 2 आ गया, z की वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2 बेटा, ये इधर आ जाएगा उधर चला जाएगा, 2y - 3y इज इक्वल टू -2 + 7 बेटा, यानी कि -y इज इक्वल टू +5 यानी y इज इक्वल टू -5 आ जाएगा बेटा। ये ठीक है, a - 1 इज इक्वल टू -3 यानी a इक्वल टू -3 + 1 यानी a इज इक्वल टू -2, ये भी आ गया बेटा। और क्या वेरिएबल है, एक ये वाला बेटा, देखो ये वाला किसके बराबर होगा बेटा, इसके बराबर होगा, यानी b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4 यानी कि इधर आ जाएगा, यानी b - 2b इज इक्वल टू 4 + 3 बेटा, -b इज इक्वल टू 7 यानी b इक्वल टू -7, ये भी आ गया बेटा। और कौन सा वेरिएबल है बेटा, बस x की वैल्यू निकाली थी, z की निकाली थी, y की निकाली थी, a की निकाली थी, b की निकाली, सब निकाल दिया। हमने बस क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा कि भैया मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, तो हमने करस्पॉन्डिंग को करस्पॉन्डिंग के बराबर करा और वैल्यूज निकाल दी बेटा। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर आपका 4 था बेटा। एग्जांपल नंबर 5 भी बेटा आपको ऐसे ही दे रखा है, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग के बराबर करना है और एबीसी की वैल्यू निकालनी, आप ये भी कर सकते हो बेटा। अब हम लोग चलते हैं बेटा, यहाँ पे आप लोग 3.1 एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है बेटा, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत होती है बेटा तो हम लोग अभी वीडियोस के सॉल्यूशन अपलोड करेंगे बेटा, सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे, वहां से आप लोग देख लेना बेटा। तो अब हम लोग बात करते हैं 3.2 एक्सरसाइज के बेटा। ठीक है, तो 3.2 पर चलते हैं बेटा। तो बेटा हम लोगों ने मैट्रिक्स में कहाँ तक बात कर ली, हम लोगों ने बेटा बेसिकली हम लोगों ने मैट्रिक्स में 3.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। अब आप लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो, दिक्कत तो नहीं आएगी,
फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है बेटा तो हम इसके सॉल्यूशन की वीडियोस भी अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हम लोग हर एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। आप वहां से अपने सॉल्यूशन को मैच कर लेना बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो वहां से आप लोग देख लेना बेटा। हम वन शॉट के अंदर बेटा एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करा सकते, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, फिर आप देखने पसंद नहीं करोगे, है ना। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब हम लोग चल रहे हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ 3.2 की तरफ बेटा, जहां पे हमें क्या पढ़ना है बेटा, हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है बेटा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। बेटा देखो, जिंदगी में एक बात याद रखो, जब भी मैथ में कोई नई चीज आती है तो उसको ऑपरेशन करा जाता है बेटा, ठीक है। फिर चाहे मैट्रिक्स हो, फिर चाहे सेट हो, फिर चाहे रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर, जब भी आपके पास मैथ में कोई नई चीज आती है आप उसका ऑपरेशन करना सीखते हो। ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं बेटा, यहाँ पे बेसिकली ऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज, मैट्रिक्स का ऑपरेशन मतलब क्या बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे बेटा। डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है मैट्रिक्स का, डिवीजन नहीं किया जाता है मैट्रिक्स का, इसीलिए हम 3 चीजें सीखने वाले बेटा। मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यही 3.2 एक्सरसाइज बस हमें करना है और हमारे 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की बेटा। किसकी बात करते हैं, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को बेटा ऐड कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं बेटा, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखो बेटा, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। देखो पहली बात तो बेटा, 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए बेटा एक कंडीशन है। देखो पहली कंडीशन क्या है, देखो बेटा कंडीशन क्या है, 2 मैट्रिक्स को आप बेटा तभी ऐड कर सकते हो व्हेन बोथ मैट्रिक्स आर इन सेम ऑर्डर। मतलब बेटा 2 मैट्रिक्स को बेटा हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हो। अगर बेटा मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की हुई तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। ध्यान रखो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स, मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6, कितना ऑर्डर है बेटा इसका, 2 रो 3 कॉलम, यानी 2/3 ऑर्डर। वैसे बेटा बी मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा। बी मैट्रिक्स क्या ले लें, 7 8 9 10 11 12, 2/3 ऑर्डर, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स लेंगे बेटा। जो बेटा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, अब इन मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं बेटा। ध्यान रखो, मैट्रिक्स को ऐड करते कैसे हैं, पहला तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, है सेम। अब क्या करना है, जब भी हम लोग बेटा किसी 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, यानी कि हम a प्लस बी करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बस ऐड कर दो। यानी 1 में कौन ऐड हो जाएगा बेटा, 7, 1 + 7 बेटा 8, 2 + 8 बेटा 10, 3 + 9 बेटा 12, 4 + 10 बेटा 14, 5 + 11 16, 6 + 12 18, आ गया बेटा a प्लस बी। ध्यान रखना बेटा, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स होता है बेटा वो भी उसी ऑर्डर का आता है जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स को आपने ऐड करा है, ठीक है बेटा, है ना। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड होती है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं बेटा। अगर सोचो कि 2 डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड क्यों नहीं सकती बेटा, देखो क्यों नहीं सकती बेटा। देखो अगर मान लो मैं ये रो खत्म कर दूं तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि इसका ऑर्डर कुछ और है, इसका ऑर्डर कुछ और है। क्यों नहीं ऐड हो सकती बेटा, मैंने आपको बताया एडिशन कब होता है बेटा, कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है बेटा। 1 में 7 जुड़ जाएगा, 2 में 8 जुड़ जाएगा, पर ये 9 किसके साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ पाएगा ना, क्योंकि भैया हमें पता है मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है। इसी वजह से बेटा ऑर्डर सेम होगा तभी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा ऐड होने के लिए, वरना तो मिलेगा ही नहीं बेटा। बात समझ आ रही है, इसीलिए हमने बोला बेटा ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा एडिशन। सिंपल है बेटा, 2 मैट्रिक्स ऐड कैसे करने हैं, कंडीशन है दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए बेटा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो बेटा। अब देखते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को बेटा, क्या देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बेटा, इसके अंदर भी सेम कंडीशन, कंडीशन क्या कि 2 मैट्रिक्स को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा तो दोनों मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए बेटा, सेम ऑर्डर के, यानी कि बोथ मैट्रिक्स आर इन सेम ऑर्डर। वो भी सेम ऑर्डर क्यों चाहिए बेटा, तभी सब्ट्रैक्ट होंगे, ज्यादा सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लो मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया 5 4 3 2 1 6, ठीक है बेटा। बी मैट्रिक्स ले लिया बेटा मैंने 10 12 11 9 4 8, ठीक है।
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा 2/3, यानी कि ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, यानी आप a माइनस बी और b माइनस ए कुछ भी निकाल सकते हो बेटा। वैसे यहाँ बेटा यहाँ पे a प्लस बी भी कर सकते थे, b प्लस ए भी कर सकते थे बेटा, ठीक है। अब a माइनस बी निकाले जाएंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आना है। a माइनस बी करो इसलिए 5 माइनस 10 यानी कि माइनस का 5, 4 माइनस 12 यानी 4 माइनस 12 बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 8, 3 माइनस 11 बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 8, 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 7, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 3, 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। वैसे b माइनस ए भी कर सकते हो बेटा, b माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 10 में से अब 5 जाएगा, b में से जाना है यानी कि 10 में से 5 जाएगा यानी कि 5, 12 में से 4 जाएगा 8, 11 में से 3 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3 और 8 में से 6 जाएगा बेटा 8 में से 6 जाएगा तो 2/3 यानी कि जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करा उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स आएगी बेटा। यहाँ एक बात देखो बेटा, आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, रिजल्ट यही आने वाला है। पर बेटा यहाँ पे a माइनस बी से कुछ और रिजल्ट आया, b माइनस ए से कुछ और रिजल्ट आया, दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट है बेटा। इसी वजह से बेटा जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होता है बेटा कॉम्यूटेटिव नहीं होता, पर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बेटा कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव क्या बेटा प्रॉपर्टीज है बेटा, ठीक है। अभी इसको उतारो बेटा, मैं आपको प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, उतारो फटाक से बेटा, तेजी में उतारो। चलो बेटा, अब इनके हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, एडिशन की प्रॉपर्टीज और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। तो इधर सब्ट्रैक्शन उतार लो बेटा से, सब्ट्रैक्शन आ गया होगा आप लोगों को करना। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जा सकता है। जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो, रिजल्ट भी उसी मैट्रिक्स का उसी ऑर्डर का आता है। एक तरफ लिख रहे हैं बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है बेटा, एक हम लोग लिख रहे हैं बेटा इधर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। ध्यान से देखना बेटा क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज है बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है बेटा मैट्रिक्स के एडिशन के लिए कि ये बोलता है मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मतलब मैट्रिक्स एडिशन बेटा कॉम्यूटेटिव होता है बेटा। कहना चाहते हैं कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है बेटा कि भैया आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप a में b को जोड़ो या चाहे b में a को जोड़ो, बात है। पर बेटा सब्ट्रैक्शन में और मैटर करता है। हमने देखा बेटा a माइनस बी कुछ और आता है, b माइनस ए कुछ और आता है, यानी कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता बेटा, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। मैंने आपको दिखाया बेटा, वो बात समझ आ गई। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि भैया ऑर्डर मैटर नहीं करता, कैसे भी ऐड करो। तो बेटा एडिशन में तो आप कैसे भी ऐड करो आंसर सेम रहता है, पर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, यानी कि कॉम्यूटेटिव नहीं होता बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा जो हम लोग को यहाँ पे समझनी है, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे बेटा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव बेटा। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन जो होता है बेटा वो एसोसिएटिव होता है। मतलब क्या बेटा, मान लो आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तीन मैट्रिक्स बेटा आपको ऐड करने हैं। आपने क्या कहा, पहले a और b, a में b को ऐड कर दिया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें c ऐड कर दिया। या एक बच्चे ने क्या करा, नहीं भैया हमने तो पहले b और c को ऐड करा, फिर जो रिजल्ट आया उसे a में ऐड करा। बेटा आप कैसे भी ऑर्डर में ऐड करो, चाहे पहले a में b को ऐड करके फिर c ऐड करो, चाहे पहले b में c को ऐड करके फिर a ऐड करो। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है, यानी कि दोनों बात बराबर होती है, पर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन नॉट एसोसिएटिव। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव नहीं होता, इसमें मैटर करता है। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है a माइनस बी माइनस सी या a माइनस बी माइनस सी। आपने पहले a में से b को घटा लिया फिर c घटाया, या आपने b में से c को घटा लिया फिर a में से घटाया, दोनों रिजल्ट बराबर नहीं होंगे, यानी कि एसोसिएटिव नहीं होता है बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बेटा क्या होता है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि बेटा देखो मैट्रिक्स में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है।
बट सब्ट्रैक्शन के केस में बेटा कोई भी सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी कैसे समझो बेटा। एक बात बताओ, इधर साइड में बात कर लो, थोड़ा सा बोर्ड की कमी पड़े बेटा। देखो कंफ्यूज हो तुम ना, इधर साइड में बेटा 5 नंबर, कोई नंबर में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि रिजल्ट 5 ही आ जाए, 5 ही आ जाए बेटा, बताओ। तुम कहोगे भैया 0 जोड़ दो। तो भैया जो नंबर होता है, किसी भी नंबर में 0 को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट वही का वही आ जाता है बेटा। यानी कि जो 0 है वो किसी भी नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। मतलब कि किसी भी नंबर में 0 जोड़ो, अगर वही रिजल्ट वही नंबर आ जा रहा है, 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। वैसी किसी मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़ें कि वही मैट्रिक्स आ जाए। तो बेटा देखो, किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर आप नल मैट्रिक्स को जोड़ दोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी बेटा। बात तो समझो, आप किसी मैट्रिक्स में नल को जोड़ो, चाहे नल में मैट्रिक्स ए को जोड़ो, रिजल्ट मैट्रिक्स ए आने वाला है। यानी कि जो 0 है हमारा यहाँ पे, वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है मैट्रिक्स के केस में। तो बेटा देखो तीसरे केस में यहाँ पे यहाँ बेटा सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट एक्टिव, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब बेटा देखो, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से, तुम कहोगे भैया देखो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी मतलब क्या है कि किसी मैट्रिक्स में से ऐसा कौन सी मैट्रिक्स को माइनस करें कि वही मैट्रिक्स आए। तुम कहोगे भैया अगर मैट्रिक्स ए में से नल मैट्रिक्स को माइनस कर तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो भैया जो नल मैट्रिक्स है वो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी बन सकता है? नहीं बेटा, सही बात नहीं है। देखो क्यों, ए में से 0 को माइनस करो या 0 में से ए को माइनस करो, दोनों बात अलग हो गई ना बेटा, दोनों बात अलग हो गई ना। पर ये दोनों बात सेम रहनी चाहिए तभी सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी में देखो, चाहे आप a प्लस नल करो चाहे नल प्लस a करो, रिजल्ट तो यही रह रहा है ना। अगर इसके में सब्ट्रैक्टिव में ऐसा होता कि a माइनस नल करो चाहे नल माइनस a करो, a ही आता, तो मैं कहता इसका सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि a माइनस नल इज नॉट इक्वल टू नल माइनस a, दैट्स व्हाई नल मैट्रिक्स इज नॉट सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स। बेटा बात क्लियर करो भैया, नल मैट्रिक्स जो है वो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी का काम नहीं करता है, क्योंकि a माइनस 0 और 0 माइनस a में जमीन आसमान का फर्क है। ये पूरा नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव मैट्रिक्स बन जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है बेटा। 2 प्रॉपर्टी और है बेटा, इसको तालो जल्दी से, 2 प्रॉपर्टी और बताओ बेटा, फटाक से बताओ। हो गया बेटा, बता दो। ये मिटा देता हूँ, ये रहने देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। चलो बालको, अब हम देखते हैं अपना आइडेंटिटी नंबर, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4। ये क्या कहता है, देखो बेटा हम बात करते हैं बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। देखो ये एडिटिव आइडेंटिटी था, यानी किसी मैट्रिक्स में से कौन सी मैट्रिक्स जोड़े कि मैट्रिक्स ए ही आ जाए, तो हमारा नील मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में जोड़े बेटा मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा, यानी कि जो नल मैट्रिक्स है बेटा वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। पर क्या बेटा हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बेटा किसकी बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। अब ये क्या वाला है, ये क्या चीज है इनवर्स। देखो बेटा एक बात बताओ, किसी नंबर में ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि रिजल्ट 0 आ जाए। 5 में क्या जोड़ूं कि रिजल्ट 0 आ, तुम कहोगे माइनस का 5 जोड़ दो, बिल्कुल बात, रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी कि बेटा किसी भी नंबर का ये जो माइनस, जो 5 का जो 5 के लिए जो -5 है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एडिटिव इनवर्स का। यानी किसी नंबर में ऐसा नंबर जोड़ा जाए जिससे कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो वो नंबर क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो बेटा किसी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप किसी भी मैट्रिक्स में बेटा माइनस का a जोड़ो चाहे माइनस a के अंदर a जोड़ो, रिजल्ट बेटा आपका नल मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि -a इज अ एडिटिव इनवर्स फॉर अ मैट्रिक्स। बट बेटा सब्ट्रैक्शन के केस में सेम कहानी, नो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, नो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट। इसके अंदर कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स कोई एग्जिस्ट नहीं करता। देखो बेटा क्यों, देखो तुम कहोगे भैया कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें अगर हम माइनस कर दो बेटा ए ही मैट्रिक्स को, तो नल आ जाएगा बेटा, आ जाएगा।
पर बेटा देखो, समझो समझो समझो, चलो बेटा आप इस बात को लिखो, इस बात को थोड़ा समझाना टाइम कंज्यूमिंग है, बस आप इतना याद रखो कि नॉट सब्ट्रैक्टिव एंड इनवर्स बेटा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हो गई बेटा हमारी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा, इसको उतारो जल्दी फटाक से। चलो अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। मल्टीप्लिकेशन से पहले एक पॉइंट टॉपिक और है, उसको भी समझ लेते हैं। एक पॉइंट और है, क्या समझना है बेटा? पहले समझो बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? मतलब समझो, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑर्डर 2/3 है। अब बेटा मान लो आपने कहा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर यानी किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। मान लो मैंने कहा इस मैट्रिक्स को 2 गुना कर दो या 3 गुना कर दो, यानी कि 4, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बेटा मैं किसी मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो बेटा जो 3 है वो नंबर जितने भी एंट्रीज इसके अंदर है बेटा, ये 3 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 6 9 12 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। मतलब बेटा अगर आप किसी मैट्रिक्स को 3 टाइम्स करना चाहते हो तो मैट्रिक्स के हर एक एंट्री को 3 टाइम करना पड़ेगा बेटा। यानी कि सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या समझा बेटा, कि किसी भी नंबर से अगर मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो नंबर हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। दैट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया बेटा। बता दूं स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स को, मान लो इसी मैट्रिक्स को मुझे मैट्रिक्स ए को 5a करना है। क्या करना है बेटा? 5a करना है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। बस हो गया, सिंपल। 5a बन गया, 6 से बना दो, 7 से बना दो। हाँ, आप मल्टीप्लाई सिर्फ किसी कांस्टेंट नंबर, किसी भी स्केलर नंबर से करना, पर वो स्केलर नंबर बेटा 0 नहीं होना चाहिए, नॉट 0 बेटा, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नो 0, वरना पूरी मैट्रिक्स ही 0 बन जाएगी बेटा, है ना, नल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। चलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया। अब समझते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझेंगे बाल को। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़े प्यार समझना बेटा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, पर कोशिश करेंगे आपको समझा दे, बहुत प्यार समझेंगे। देखो मान लो बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। कितने ऑर्डर के लिए? मैट्रिक्स ए का मान लो हमें जो ऑर्डर दे रखा है वो m इंटू n दे रखा है, ठीक है बेटा। और एक बी मैट्रिक्स है बेटा जिसका हमें ऑर्डर जो दे रखा है वो p इंटू क्यू दे रखा है, ठीक है। देखो दोनों का ऑर्डर डिफरेंटली है। देखो बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता बेटा। एडिशन में क्या होता है, दो मैट्रिक्स ऐड कब हो सकते हैं बेटा, जब उनके ऑर्डर सेम हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये बात नहीं कहता कि मुझे सेम ऑर्डर चाहिए, डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पर एक कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? चलो बेटा से ब्लू मार्कर से लिखते हैं। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? अगर मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की है और आपके पास बी मैट्रिक्स p इंटू क्यू ऑर्डर की है बेटा, तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा बेटा? इन दोनों इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? व्हेन n जो है इस p के, ये n जो है इस p के, यानी n इक्वल टू जब p होगा। मतलब अगर आप a इंटू बी करना चाहते हो तो a मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है और b मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है, ये दोनों जब बराबर होंगे तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नहीं समझ में आई बात भैया? नहीं समझ में? अरे बहुत प्यारी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। यानी बेटा ध्यान रखो, अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है a 1/3 की और एक मैट्रिक्स है b 2/3 की बेटा, दोनों का डिफरेंट ऑर्डर है, क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? वो चेक करने के लिए बेटा चेक करो कि a का कॉलम और b का रो बराबर है, नहीं है, ये 3 है वो 2 है, नॉट इक्वल, यानी मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। बोलो बात समझ में आ गई? अगर मान लो मैंने लिया मैट्रिक्स 3 इंटू 2 की और मैट्रिक्स बी ले ली बेटा मैंने 2 इंटू 4 की, ठीक है,
अब देखो इसका कॉलम इसका रो बराबर है, 2 इक्वल टू 2 बराबर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तुम कहोगे भैया ये बात थोड़ी अजीब सी है। अजीब है पर बेटा बहुत आसान है। भैया जब भी आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर है, यानी चेक कर लो। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और नहीं है तो नहीं है पॉसिबल। मतलब यहाँ से बेटा कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा कि अगर आप a इंटू बी करना चाहते हो तो a का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू b का नंबर ऑफ रो, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। बस दैट्स इट। ठीक है, बात समझ आई? बहुत बढ़िया। अब बेटा मेरी बात समझो, जब मैं इन दोनों मान लो मैंने n और p बराबर लिए हुए हैं, यहाँ पे n और p बराबर है, यानी मल्टीप्लिकेशन बेटा पॉसिबल है। मैंने बताया ना, कॉलम और रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मान लो मैंने बोला n जो है p के बराबर है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो मैट्रिक्स आएगा, मान लो c मैट्रिक्स बनी बेटा, नई मैट्रिक्स बनेगी तो हमने मान लिया c मैट्रिक्स बनी, इसका क्या ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? तो बेटा देखो, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसमें जो नंबर ऑफ रो होंगे वो a के बराबर, यानी कि n रो आएंगे, और जो कॉलम होंगे वो b से मिल जाएगा बेटा, बात खत्म। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यानी कि बेटा जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा? जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर हुए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। अब भैया जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो भैया उसका ऑर्डर कैसे चलेगा? उसका ऑर्डर में नंबर ऑफ रो मिलेंगे भैया a से और कॉलम मिलेंगे बेटा b से। दैट्स इट, दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स बेटा। ठीक है, तो ये कंडीशन उतारो। फिर मैं दो मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूँ बेटा, कोई दो मैट्रिक्स लेता हूँ, उसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं मल्टीप्लाई आता है हमें या नहीं आता बेटा। ठीक है, उतारो बेटा। चलो बेटा, अब मैं दो मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे बेटा। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 1 2 3 4 2 बाय 2। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 2 3 5 6 2 बाय 3। ठीक बेटा, अब बेटा एक बात बताओ, a इंटू बी पॉसिबल है या नहीं? तो बेटा a कितना है 2 बाय 2 का, b कितना बेटा 2 बाय 3 का। तो पहले एलिमेंट का कॉलम दूसरा एलिमेंट का रो बराबर है, 2 2 बराबर है, यानी कि यहाँ तो पॉसिबल है, यहाँ तो पॉसिबल है। पर बेटा अगर मैं तुमसे बोलूँ b क्रॉस a पॉसिबल है या नहीं? b क्रॉस कितना बेटा 2 b कितना बेटा 2 बाय 3, a कितना बेटा 2 बाय 2। देखो 3 और 2 बराबर नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल। बोलो बात समझ आ रही बेटा? यानी ए बी तो पॉसिबल है, ए इंटू बी तो कर सकते हो बेटा, और बी इंटू ए नहीं आएगा यहाँ पे। ये बात ध्यान रखना बेटा, मैट्रिक्स के अंदर ए बी पॉसिबल हो सकता है, बी ए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है बेटा ए बी पॉसिबल हो जाता है, बी भी पॉसिबल हो जाता है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अगर ए बी पॉसिबल तो हम ए बी निकालेंगे, ए बी पॉसिबल तो हम ए बी निकालेंगे। अच्छा बेटा, ए बी जब निकालेंगे तो कोई सी मैट्रिक्स बनेगी बेटा। कितने ऑर्डर की बनेगी बेटा? इसका रो, सी को रो कहां से मिलेगा? ए से, यानी 2 का रो होगा, कॉलम मान लेते हैं एनीथिंग का कॉलम, यानी सी मैट्रिक्स बनेगी 3 बाय 2 की। बहुत बढ़िया। अब ये सी मैट्रिक्स क्या होगी बेटा? देखो सी मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम ऐसी होगी सी मैट्रिक्स बेटा जो बनेगी। अब देखो 2 रो हैं, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23, यही एंटर होंगी बेटा। बस अब इन एलिमेंट की वैल्यू पता चल जाए तुम्हारा काम हो जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? देखो सबसे पहले बात करते हैं भैया A11 की, A11 की वैल्यू बड़े ध्यान से समझना। देखो बेटा A11 क्या कह रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बेटा देखो आप A इंटू बी करके सी मैट्रिक्स निकालो बेटा, तो A11 के हिसाब से फर्स्ट रो कहां से लोगे बेटा? A की ले लो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम ले लो बी की। आप ए इंटू बी कर रहे हो इसलिए A11 के हिसाब से फर्स्ट रो लोगे ए की और फर्स्ट कॉलम लोगे बेटा बी की। अब क्या करना है? 1 को 4 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 बीच में लगाओ प्लस, 2 इंटू 5 सिंपल। कितना आ जाएगा बेटा?
4 प्लस का 10 यानी कि 14, ये 1 1 की वैल्यू आ गई बेटा। बोलो A11 का मतलब हो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो लोगे बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स की, कॉलम लोगे बेटा सेकंड मैट्रिक्स की, रो लोगे फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकंड कॉलम लोगे बेटा सेकंड मैट्रिक्स की। अब आगे बेटा A12 यानी कि बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम लेनी है, यानी सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम लेनी है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 1 इंटू टू प्लस का प्लस 2 इंटू सिक्स बोलो सिंपल कितना बेटा 2 प्लस का 12 यानी कि 14। अब क्या बेटा A13 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू वन इज इक्वल टू 3 प्लस का 2 यानी कि 5। ठीक है, अब निकालते हैं A21 यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कौन सी रो लेनी है, सेकंड रो, यानी फर्स्ट रो हटा दो, अब लेनी है हमें सेकंड रो। और सेकंड मैट्रिक्स बेटा क्या लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेनी है बेटा, कॉलम नंबर फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 कितना है बेटा 12 प्लस का 20 यानी कि 32। A22 सेकंड, पहले को फर्स्ट मैट्रिक्स का हमें सेकंड रो लेना है, सेकंड का मैट्रिक्स हमें सेकंड कॉलम लेना है बेटा। 3 इंटू टू प्लस 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 प्लस का 4 6 24 यानी कि 30 आ गया। अब A23 की बात करेंगे बेटा, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स बेटा थर्ड कॉलम लेना है, यानी कॉलम नंबर यहाँ पे थर्ड कर देंगे। 3 3 जा प्लस 4 1 जा, यानी 3 3 जा 9 प्लस का 4 1 जा 4 यानी कि 30। सारी एंट्री निकल कर आ गई बेटा, बस सी मैट्रिक्स लिख दो सारी एंट्री के साथ, यानी 14, दूसरा भी 14, तीसरा 5, 32, 30, 13, 2/3 की मैट्रिक्स, दैट्स इट। ये हम लोगों ने कर लिया बेटा मल्टीप्लाई। बेटा ध्यान रखो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोग देख लो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। भैया कॉलम जो है रो के बराबर है, पॉसिबल है। नया मैट्रिक्स कितना ऑर्डर बना बेटा 2/3 का मैट्रिक्स, हमने लिखा सी मैट्रिक्स कितने बने बेटा 2/3 का, 2 रो लिखी 3 कॉलम लिखे, एंट्रीज हमने लिख दी। अब हमें बस इनकी वैल्यू चाहिए थी बेटा, हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली बेटा A11 की। बेटा क्या निकाली A11 की, कैसे निकली बेटा, पहला रो किसका लेना बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स का, कॉलम किसका लेना बेटा सेकंड मैट्रिक्स का, रो किसका फर्स्ट मैट्रिक्स का, कॉलम किसका सेकंड मैट्रिक्स का, यानी कि 1 1 लेना था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम बेटा। अब देखो बेटा जब भी आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया तो पहले फर्स्ट वाले नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इंटू 4 प्लस का प्लस 2 इंटू 5, डेट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। बस सारा काम करना है, आपका काम हो जाएगा। कई लोग बेटा इसे शॉर्टकट तरीके से भी करते हैं, कई लोग अब इतना बड़ा ये तामझाम नहीं करते हैं, कई लोग मन में ही कर लेते हैं। देखो कैसे कर लेते हैं, वो इन दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे बेटा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे, अच्छा 2/2 की मैट्रिक्स, ठीक है, 2 है बराबर है, पॉसिबल है, ऐसे लिखेंगे। 2/3 यानी सी मैट्रिक्स बनेगी बेटा 2/3 की, यहाँ पर 2/3 की मैट्रिक्स बना लेंगे बेटा, ठीक है, लिख लेंगे 2/3 की बनने वाली है। अब वो क्या करते हैं बेटा, उनका मुंह सीधा चलता है, पहला काम क्या है फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है। पहला एलिमेंट कैसा आएगा बेटा फर्स्ट रो, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 4 जा 4 प्लस 2 5 जा 10, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो कॉलम कौन सा हो जाएगा सेकंड, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 12। अब क्या है बेटा थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 2 बेटा, ठीक है। अब यहाँ आएंगे यानी कि सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का काम करता सेकंड रो, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 6 24। फिर बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला क्या एलिमेंट होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4, यानी सी मैट्रिक्स आपकी वही बन गई जो पहले बनी थी 14 5 32 30 एंड 13।
बन गई बेटा 2/3 की मैट्रिक्स। दैट आप ऐसे भी काम कर सकते हो, सब नहीं भी करना चाहते हो नहीं भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। पर बेटा मेरी बात सुनो, जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको रो लेनी होती है फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स की। जैसे बेटा मैंने क्या बोला, पहला एलिमेंट कैसा आएगा बेटा, फर्स्ट कौन सा आएगा, तो बेटा रो लेनी है ए मैट्रिक्स की और कॉलम लेनी है बेटा बी मैट्रिक्स की। रो लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की, कॉलम लेनी है बी मैट्रिक्स की। इस तरह से नहीं समझ आया बेटा तो एक बार दोबारा बैक जाके एक बार और समझो, प्यार समझो, आ जाएगा बेटा। तब भी समझ नहीं आता बेटा तो हमें कमेंट करके बता देना, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो दोबारा तुम्हारे बना दूंगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन और अच्छे से सिखा दूंगा और तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, इस चीज को थोड़ा बना करते मल्टीप्लिकेशन। चलो बेटा अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, वो प्रॉपर्टीज भी देख लेते बेटा, क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज, चलो मिटाऊं, चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। तो हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बेटा अभी देखो बेटा, हम लोग जब एडिशन करा था और सब्ट्रैक्शन करा था तो हमने बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था बेटा, यानी हमने पढ़ा था बेटा कि a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो बात बराबर है, यानी कि एडिशन जो होता है कॉम्यूटेटिव होता है, आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो बात एक है। तो बेटा देखो मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, आप a बी करो चाहे बी ए करो, दोनों बात बेटा बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती बेटा। क्यों? तो कई बार तो ऐसा होता है ए भी पॉसिबल है बी ए पॉसिबल ही नहीं है। अभी पिछले एग्जांपल में ए भी पॉसिबल था बी ए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए बेटा हम क्या कहते हैं बेटा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और में नॉट बी कॉम्यूटेटिव, मतलब कॉम्यूटेटिव हो भी सकता नहीं, तो कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता बेटा, ठीक है, कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। दूसरा बेटा हाँ पर एसोसिएटिव होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मतलब देखो बेटा a इंटू बी इंटू सी, तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करने में बेटा आप पहले a को b से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पहले b को c से। देखो पहले आप a को b से कर लो फिर c से कर लो, चाहे आप पहले b और c को कर लो फिर a से मल्टीप्लाई कर लो, बात बराबर आएगी। बट बेटा देखो एक बात ध्यान रखो, अगर आप a b कर रहे हो तो a b के साथ जो मैट्रिक्स होगी आपको a b, देखो ए बी सी और ए बी सी में आप पहले ए बी कर लो फिर सी से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पहले बी सी कर लो फिर ए से मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है बेटा। जब आप यहाँ पे पहले बी सी को करोगे तो ए को बेटा आगे से ही मल्टीप्लाई करना, ए को पीछे से मल्टीप्लाई मत कर देना बेटा, यहाँ पे ए को पीछे से मल्टीप्लाई मत कर देना वरना ये अलग वैल्यू हो जाएगी। इस बेटा आपको ए बी सी का ऑर्डर रखना है, आप पहले ए बी करो ठीक है, फिर ए बी को आगे से सी से मल्टीप्लाई करना। आपने पहले बी सी करा ठीक है, तो बी सी को पीछे से ए के मल्टीप्लाई करना बेटा। ये नहीं है कि बी सी कर लिया पहले तो फिर आपने बी सी को ए से मल्टीप्लाई कर लिया, ये गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको ऑर्डर एबीसी वाला ही रखना है। हाँ आपकी मर्जी, पहले आप ए बी करो या पहले आप बी सी करो, पर आपको ऑर्डर एबीसी वाला ही रखना है बेटा, ठीक है, बात समझ आ रही है। क्योंकि बेटा देखो मैट्रिक्स के अंदर ना आगे से मल्टीप्लाई करना और पीछे से मल्टीप्लाई करना दोनों में फर्क होता है बेटा। आप आगे से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आगे से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलते हैं बेटा प्री मल्टीप्लिकेशन, पीछे से मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं बेटा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स के अंदर बेटा आगे से मल्टीप्लाई करने में पीछे से मल्टीप्लाई करने में आंसर बदलते हैं। देखो बेटा जैसे 5 को मैं 2 से आगे से अप्लाई करूं चाहे 2 को पीछे से मल्टीप्लाई करूं, दोनों का आंसर बेटा 10 ही आना है। ये बात मुझे नंबर के केस में समझ में आ रही है। यहाँ पे चाहे प्री करो चाहे पोस्ट करो बात एक ही है, पर मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं तो बेटा मैट्रिक्स के अंदर प्री और पोस्ट में डिफरेंट हो जाता है। आप बी में मैट्रिक्स ए को आगे से मल्टीप्लाई करो ये अलग बात है, और बी में ए को पीछे से मल्टीप्लाई करो ये अलग बात है बेटा। क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा ए बी और बी ए बराबर हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते बेटा, इसीलिए आगे पीछे का ध्यान रखना, ऑर्डर आपको एबीसी रखना है बेटा, तभी ये एसोसिएटिव रहेगा बेटा, ठीक है। दो प्रॉपर्टी ये हो गई बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है बेटा। क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि बेटा मान लो आपके पास का मैट्रिक्स ए है, आपको b प्लस सी से मल्टीप्लाई किया तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो फिर a से मल्टीप्लाई कर लो, या आप a को b से मल्टीप्लाई कर लो और फिर a को c से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर लो, आंसर सेम आने वाला है। या बेटा a इंटू बी माइनस का c है, या तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर a से मल्टीप्लाई कर लो, या पहले a को b से मल्टीप्लाई कर लो माइनस a को c से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से सेम आएगा बेटा, ठीक है।
चौथी प्रॉपर्टी बेटा, चौथी प्रॉपर्टी देखो, चौथी प्रॉपर्टी कहता है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटा चौथी क्या है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये क्या कहता है बेटा, मतलब देखो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 5 क्या है, तो बोलो बेटा 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा देखो किसी भी नंबर के लिए जो 1 होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, किसी भी नंबर के लिए जो 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है बेटा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो वही नंबर रिटर्न आता है। वैसे ऐसा किस मैट्रिक्स के केस में है, क्या मैं किसी मैट्रिक्स को, ऐसा कौन सी मैट्रिक्स है बेटा जिससे किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आता है, मतलब मैट्रिक्स ए में मैं कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो कि मैट्रिक्स ए ही आ जाए। तो बेटा देखो कभी भी किसी मैट्रिक्स ए में अगर आप मैट्रिक्स आई से, अब ये आई कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा आई कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था बेटा अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि आप मैट्रिक्स ए को आई से मल्टीप्लाई करो चाहे आई को ए से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट ए ही आने वाला है बेटा, ध्यान रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी पढ़ के आते बेटा हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स के अंदर एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है बेटा, ठीक है। अब बेटा देखो मेरी बात, अब बात करते हैं बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये क्या होता है, देखो बेटा 5 नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं का रिजल्ट 1 आ जाए, बताओ बेटा। तुम कहोगे भैया 1/5 से करो, किसे करो 1/5, यानी कि 5 इनवर्स बेसिकली 1/5, यानी 5 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -1 हो जाएगी, यानी 5 को अगर 5 इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है। यानी किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 आता है। यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसी नंबर का जो इनवर्स है वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। वैसे बेटा मैट्रिक्स के अंदर किसी मैट्रिक्स ए को मैं उसके ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं चाहे ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करूं, दोनों में आइडेंटिटी आ जाता है, यानी कि 1 आ जाता है। बेटा एक तरह से मैट्रिक्स के अंदर ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का काम करती है। तो यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स को, यानी कि मैट्रिक्स ए को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा आई आ जाएगा। अब ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहां से आता है बेटा, ये आप लोग अभी निकालना सीखोगे। देखो मैट्रिक्स के अंदर भी जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है उसके अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जिसकी मदद से बेटा हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे बेटा, ठीक है। पर वो एक्सरसाइज आपकी इस बार कट गई है 2023 2024 के लिए कट गई एक्सरसाइज, इसलिए बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग निकालना सीखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट में, उसमें सीखेंगे बेटा। अभी बस आप समझ लो कि इनवर्स होता है मैट्रिक्स का, वो निकालना हम लोग आगे सीखेंगे। पर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है बेटा। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हो गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बेटा। चलो बेटा एक आध एग्जांपल कर लेते हैं एक्सरसाइज से, फिर हम लोग आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। बताओ सर फटाक से। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने अपनी 5 प्रॉपर्टी देख ली है, अभी हमारी छठी प्रॉपर्टी है बेटा। देखो मैट्रिक्स में क्या है, जीरो मैट्रिक्स एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स। बेटा इसका मतलब समझो क्या कह रहा है, देखो बेटा नंबर के केस में मानना हमारे पास 2 नंबर है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है x, एक नंबर है y। अगर इन 2 नंबर का प्रोडक्ट बेटा 0 है तो हम यहाँ पे क्या एस्टिमेट लगाते हैं बेटा, या तो x 0 रहा होगा बेटा या तो आपका y 0 रहा होगा, क्योंकि बेटा 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो उसमें हमें इतना तो पता होता है कि भैया कोई एक नंबर तो 0 होगा तभी प्रोडक्ट बेटा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। पर बेटा मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, वही प्रॉपर्टी बोल रही है कि भाई जीरो मैट्रिक्स जो होती है ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से भी आ जाती है बेटा। जैसे कि मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है बेटा A और B, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का प्रोडक्ट अगर बेटा एक जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है बेटा, नल मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे या तो देखो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि आइदर A इक्वल टू 0 होगा और B इक्वल टू 0 होगा बेटा, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बेटा 0 हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि या तो A 0 हो या B 0 बेटा, ऐसा भी हो सकता है। देखो कहना मतलब क्या है, नंबर के केस में बेटा 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा। पर मैट्रिक्स के केस में बेटा अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा या तो A 0 होगा या B 0 होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स हो पर इनका प्रोडक्ट बेटा कितना हो जाए, 0 हो जाए बेटा। देखो जैसे एग्जांपल ले लेते बेटा, एक एग्जांपल लेते बड़ा बेहतरीन सा, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया बेटा मैंने A 0 माइनस का 1 0 और 2 एंड B मैट्रिक्स मैंने बेटा आपके लिए ले ली 3 5 0 और 0 बेटा। देखो आपके पास 2 मैट्रिक्स है बेटा,
अब इन दो मैट्रिक्स का पलट करके देखते बेटा रिजल्ट क्या आता है बेटा, यानी कि हम क्या निकालते हैं बेटा, ए बी निकालने जा रहे हैं। ए कितना बेटा 0 -1 0 और 2 बेटा, एंड बी कितना है बेटा आपका 3 5 0 और 0 बेटा, ठीक है। अब ए बी करते हैं बेटा, यानी कि फर्स्ट रो देखो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जब से बात बेटा 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, यानी कि देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो नई मैट्रिक्स है वो भी 2/2 की आएगी बेटा, कितने की आएगी 2/2 की, यानी इसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो पहला एलिमेंट बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 3 बेटा 0, -1 × 0 प्लस का 0 बेटा, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट क्या जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो कॉलम कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यानी 0 × 5 0, -1 × 0 बेटा 0। यहाँ पे बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बेटा, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 0 × 3 0, 2 × 0 0। अब बेटा देखो अगला एलिमेंट कैसा आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 0 × 5 0 एंड 2 × 0 0, यानी रिजल्ट क्या है बेटा 0 0 0 0। तो बेटा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो एक जीरो मैट्रिक्स भी आ सकता है बेटा, बात समझ में आ रही है बेटा। यानी कि ये हमारा छठी प्रॉपर्टी थी बेटा, हमारी 6th प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। फटाफट बताएंगे बेटा से। तो बेटा हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऑपरेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया बेटा मैट्रिक्स का, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन सीखा बेटा। डिवीजन मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग डिवीजन नहीं सीखा बेटा, ठीक है। अब हम लोग अपने बेटा एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चल रहे बेटा। अब 3.3 के कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो 3.3 में बेटा जैसे आप जाएंगे बेटा, सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा। क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ध्यान समझना बेटा। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 और 6 बेटा, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, कितने की बेटा, रो कितने हैं, 2 रो है, कॉलम कितने बेटा, 3 कॉलम है, 2/3 की मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है। अब ध्यान समझना क्या कहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का आप किसी मैट्रिक्स का बेटा ट्रांसपोज निकाल सकते हो बेटा। क्या निकाल सकते हो, ट्रांसपोज। जैसे मान लो आपको मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है बेटा, ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि आपको ए ट्रांसपोज। देखो बेटा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कैसे नोटेट होगा, या तो आप ए डैश से नोटेट कर सकते हो बेटा, या आप ए टी से नोटेट कर सकते हो बेटा, ठीक है। पावर में लगाते हैं या तो डैश या टी, ये हम बोलते हैं। यानी कि हम ये क्या निकाल रहे हैं बेटा, ये निकाल रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए बेटा, ठीक है। तो बेटा कैसे निकलता है, देखो बेटा किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, उस मैट्रिक्स के जो रो हैं उन्हें कॉलम बना देना है, जो रो है उन्हें कॉलम बना देना, और जो कॉलम है उन्हें रो बना देना। मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने जाओ तो देखो बेटा फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी इस मैट्रिक्स की, यानी 1 2 3 रो थी, अब 1 2 3 कॉलम बन जाएगी, 4 5 6 रो थी, 4 5 6 अब रो बन जाएगी बेटा। दिस इज अ ट्रांसपोज, बहुत इजी है बेटा, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलता है भैया, उसकी जो रो है उसे कॉलम बना दो, बस आपका क्या निकल जाता है, ट्रांसपोज निकल जाता है। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए बेटा उसका ऑर्डर कितना है, 3 रो, कॉलम कितने बेटा 2 कॉलम, यानी 3/2 का ट्रांसपोज आना बेटा, ठीक है। यानी कि बेटा ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है किसी मैट्रिक्स का। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बी ले ली बेटा, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई बेटा। मुझे क्या निकालना है बेटा, बी ट्रांसपोज, यानी कि बी डैश या बी टी से नोटेट कर सकता हूँ बेटा। जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, यानी ए बी सी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी डी ई और एफ, थर्ड रो बेटा थर्ड कॉलम बन जाएगी जी एच और आई। सिंपल, ये बन गया ट्रांसपोज बेटा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना बेटा बहुत आसान होता है। अब बेटा जो ट्रांसपोज आप निकाल लो ये बड़ी कमाल की चीज है बेटा, अभी दिखाएंगे क्या है। अभी उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, देखो प्रॉपर्टी देखो ट्रांसपोज की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, अगर बेटा आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उसका होल ट्रांसपोज कर दोगे बेटा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी बेटा। ध्यान दो। जैसे बेटा आपने क्या करा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करा बेटा, ये आया। अगर मैं बेटा इसी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दूंगा बेटा तो क्या होगा, ये जो रो थी ये कॉलम बन जाएगी, यानी 1 4 कॉलम में जाएगा, और 1 4 कॉलम में किसके बेटा, ए के। यानी किसी मैट्रिक्स का 2 बार अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो वही मैट्रिक्स रिटर्न में निकल जाती है बेटा, आपकी पहली प्रॉपर्टी बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा देखो क्या है,
अगर मान लो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करना है, मतलब या तो देखो a और b मैट्रिक्स जो डिफरेंट मैट्रिक्स है, इनका प्लस करने के बाद फिर ट्रांसपोज निकालना है बेटा। तो क्या कर सकते हो, तो इन दोनों को ऐड कर लो फिर ट्रांसपोज निकाल लो बेटा, या पहले इनका ट्रांसपोज निकाल लो और फिर इन्हें ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से रिजल्ट आपका सेम आएगा बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा क्या कहता है, मान लो k इंटू ए का होल ट्रांसपोज करना है, मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके तब आप उसका ट्रांसपोज करना चाहते हो, तो आप बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो पहले k निकाल लो, ए ट्रांसपोज निकाल लो और फिर k से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स को k टाइम्स करके उसका ट्रांसपोज करना चाहते हो, तो या तो पहले बेटा उसको k टाइम्स कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो बेटा, या पहले ट्रांसपोज निकाल लो उसका फिर k से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों रिजल्ट बेटा सेम आएंगे। तीन प्रॉपर्टी आपकी ये होगी ट्रांसपोज की बेटा। चौथी प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, अगर मान लो बेटा आप ए बी का होल ट्रांसपोज करना चाहते हो बेटा, तो आप बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इसका आंसर आता है बेटा। मतलब क्या है, मतलब तो दो मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट करके तब होल ट्रांसपोज कर लो बेटा। अगर आप ए बी ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो फिर ट्रांसपोज निकाल लो बेटा, नहीं तो आप पहले बी का ट्रांसपोज ले लो, ए का ट्रांसपोज लो और बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बेटा यहाँ पे ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज नहीं होता है, बी ट्रांसपोज आगे जाता है, ए ट्रांसपोज पीछे चला जाता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा। ये सारे ट्रांसपोज वाला भी प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। अब समझो, अब बेटा आपसे जो मैंने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझाया, ये जो ट्रांसपोज निकालना आपने सीखा बेटा, ये बहुत काम की चीज है बेटा आपके लिए, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग टू टाइप की मैट्रिक्स और पढ़ने वाले हैं बेटा, टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी देखो दो डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स और पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होते हैं बेटा। देखो आप लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे, जिसके अंदर मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स होता है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स बताया था बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था, वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप थे बेटा। वैसे दो टाइप के मैट्रिक्स और है हमारे पास बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी किसके टाइप है बेटा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है बेटा। किसके टाइप है, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा। अब ध्यान समझो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है। इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझना बेटा, देखो किसी भी मैट्रिक्स को, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब ये मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक कब बनेगा, देखो ए कब सिमेट्रिक बनेगा, तो कोई मैट्रिक्स बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनता है, जब वो मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के अगर वो बराबर हो जाता है, कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है तो मैट्रिक्स बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी बेटा। देखो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैंने एक मैट्रिक्स ले लेता हूं बेटा, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 एंड 1। देखो बेटा एक मैट्रिक्स ए ले ली बेटा हम लोगों ने। अब ये मैट्रिक्स ए जो है, अभी देखो बेटा 3/3 तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, 3/3 तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अभी सिमेट्रिक है या नहीं, कैसे पता चलेगा बेटा, सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा, इसका ट्रांसपोज निकालो, देखो क्या वो ए के बराबर है या नहीं। तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं बेटा, तो ए ट्रांसपोज जो रो है बेटा वो कॉलम बन जाएगी, यानी √3 फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। सेकंड रो बेटा सेकंड कॉलम बन जाएगी, यानी 2 -1.5 और -1। फिर थर्ड रो बेटा थर्ड कॉलम बन जाएगी, यानी 3 -1 और 1। ये बेटा आपका ट्रांसपोज निकल गया। अब जरा देखो क्या ए मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है। देखो √3 की जगह √3, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, -1.5 की जगह -1.5, -1 की जगह बेटा -1, 3 की जगह 3, -1 की जगह -1 और 1 की जगह 1। यानी कि हाँ भैया यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है इट इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या बन गया बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया बेटा। क्लियर है। अच्छा सेकंड समझते बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है फिर भैया। सेकंड देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है बेटा, ध्यान समझना बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में। इसमें ये कहता है कोई भी मैट्रिक्स बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनता है। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगा बेटा,
देखो ये है स्क्वायर टाइप का टाइप ऑफ स्क्वायर ही है, यानी ए यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पर वो स्क्यू सिमेट्रिक कब बनेगा बेटा, जब वो अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव ऑफ अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए। यहाँ पे बेटा देखो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है तो सिमेट्रिक होता है, अब कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होता है बेटा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बेटा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं बेटा बुक से। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया मैट्रिक्स ए 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G और O। ठीक है बेटा, अब ध्यान समझो बेटा, मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ बेटा। जैसे ही ट्रांसपोज करूंगा बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे बेटा। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, यानी कि 0 E और F। इसको बेटा सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे माइनस E 0 और G। थर्ड रो को बेटा थर्ड कॉलम बनाएंगे माइनस F माइनस G और 0 बेटा। बोलो क्लियर है। अब बेटा हमें क्या देख करना है कि ए अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर है या नहीं, तो बेटा हम क्या करते हैं माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकालते हैं माइनस ऑफ ट्रांसपोज से, तो माइनस ऑफ ट्रांसपोज यानी कि जो नेगेटिव है बेटा हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली हमने क्या करा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा, और मैंने आपको बताया था बेटा किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होता है। बेसिकली हमने -1 से मल्टीप्लाई करा है तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 रहेगा, ये माइनस का बेटा तो प्लस का ई हो जाएगा, ये प्लस का एफ हो जाएगा, ये माइनस का ई हो जाएगा, ये 0 का 0 रहेगा, ये प्लस का जी हो जाएगा, माइनस का एफ हो जाएगा, माइनस का जी हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, ये आ गया आपका नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। अब बेटा देखो ए क्या अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं, 0 की जगह 0, ई की जगह ई, एफ की जगह एफ, माइनस ई की जगह माइनस ई, माइनस एफ की जगह माइनस एफ, माइनस जी की जगह माइनस ई, 0 की जगह 0। यानी कि भैया यहाँ पे जो ए है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर है। इज इंप्लाइज दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा बहुत आसान है किसी मैट्रिक्स को पहचानना कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। कोई मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है तो बेटा सिमेट्रिक होती है, कोई मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होती है बेटा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। दैट्स इट बेटा, उतारो चीज को फटाक से। अब देखो बेटा देखो बेटा, मान लो हमको मैट्रिक्स ले रहे हैं बेटा A11 A12 A21 A22। ठीक है बेटा, 2 by 2 है। हमने लेट का रखा है, लेट A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा। क्या लेट करा हुआ है, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा A का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा, A11 A12 A21 A22 बेटा। बोलो क्लियर है। अब ध्यान समझो बेटा, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा तो ए जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होगा बेटा, होगा। और अगर ऐसा होगा तो बेटा देखो ये वाला सेट ए वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बेटा बराबर, यानी A11 जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, A11 के ही बराबर रहेगा। A12 जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, A21 के बराबर हो जाएगा। A21 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, A21 बराबर हो जाएगा A12 के बराबर, और A22 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, A22 बराबर हो जाएगा A22 के बराबर। तो बेटा देखो इन चारों को देख के हमें क्या समझना है, A11 A11 के बराबर, A12 A21 के बराबर, A21 A12 के बराबर। मतलब बेटा यहाँ पे समझ आ रहा है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, कोई एलिमेंट अगर Aij है, कोई एलिमेंट अगर Aij है तो वो Aj के बराबर होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, ट्रांसमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा बेटा। ये सिंपल सी कंडीशन है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब बेटा अगर आपको कभी भी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है बेटा तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे एलिमेंट लिखना। देखो अगर आप देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट सेट बनाता हूँ 2 by 2 पे। ठीक है, A11 की जगह मान लो मैंने 1 ले लिया, A12 की जगह मान लो मैंने 3 ले लिया। अब A12 किसके बराबर रखना होगा बेटा, कंडीशन के हिसाब से Aij जो है Aj के बराबर, ये 12 है तो 12 किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 21 के। ये एलिमेंट कौन सा है, 21 एलिमेंट है बेटा, A21। तो A21 की जगह भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 22 की जगह बेटा मान लो 2 ले लिया। बेटा देखो ये जो मैट्रिक्स बनी है ना, ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा। ठीक है, तो ये नहीं कंडीशन याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट जो होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट जो होता है अगर वो Aij है तो अपने Aj के बराबर होता है बेटा। इसको सिमेट्रिक में देखो बेटा, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं बेटा A11 A12 A21 A22। हम लेट कर लेते हैं बेटा, लेट A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकालेंगे बेटा कितना आ जाएगा, A11 A12
A21 A22, यानी बेटा नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, माइनस का A11 माइनस का A21 माइनस का 21 माइनस का 12 सॉरी और माइनस का A22, ठीक है बेटा। नेगेटिव ट्रांसपोज आ गया। हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ए जो है नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर होगा बेटा, यानी A11 किसका बराबर होगा बेटा, A11 बराबर हो जाएगा माइनस का A11, A12 किसका बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस का A21 के, A22 किसका बराबर हो जाएगा बेटा, A21 बराबर हो जाएगा माइनस का A12 और A22 किसका बराबर हो जाएगा बेटा, A22 बराबर हो जाएगा माइनस का A22। यानी यहाँ से क्या कंडीशन समझ में आ रही है बेटा, देखो 1 माइनस ऑफ A1 1 2 माइनस ऑफ 2 1, यानी कि कोई भी एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट अगर Aij है तो वो नेगेटिव ऑफ Aj के बराबर होगा। यहाँ पे Aij Aj के बराबर होता है बेटा, यहाँ पे Aij नेगेटिव ऑफ Aj के बराबर होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की क्या कंडीशन है वो बात हमें समझाएंगे बेटा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट Aij है तो Aj के बराबर होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट बेटा अगर Aij है तो अपने Aj के नेगेटिव टाइम्स को बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेटा एलिमेंट की कंडीशन बेटा। अब हम लोग बेटा कुछ थ्योरम पढ़ेंगे इसके अंदर, इसको थोड़ा फटाक से चलो। अब देखो बेटा, एक बात नोट करके लिखो, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या बेटा, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर बेटा जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेना बेटा, उसके अगर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं बेटा वो हमेशा जीरो होता है। अभी मैंने आपको बेटा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखाया था बेटा, उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या थे बेटा, जीरो थे। देखो कौन सा एग्जांपल था बेटा, वो कौन सा एग्जांपल था, ध्यान से देखना। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा था A 0 E F माइनस E 0 G माइनस का F माइनस का G और 0 बेटा। देखो इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है बेटा क्या है, जीरो है। यानी बेटा किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होता है तो हमेशा जीरो होता है। यहाँ से एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रूफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो होते हैं बेटा। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अभी मैंने बताया बेटा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो Aij होता है, Aij जो होता है वो नेगेटिव ऑफ Aj के बराबर होता है बेटा। यानी बेटा यहाँ से समझो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, तो भैया वो A11 A22 A33 A44 समथिंग लाइक ऐसे होते हैं बेटा। अगर बेटा ऐसे होते हैं तो एक बात समझो, हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट Aij है वो नेगेटिव ऑफ Aj के बराबर होगा बेटा। यानी कि A11 या Aii जैसे 11 हो गया, जैसे A11 A22 A33, तो मैं इसको लिख रहा हूँ Aii किसके बराबर बेटा, नेगेटिव ऑफ Aii के बराबर होगा बेटा। अब ये इधर आ जाएगा बेटा, तो Aii प्लस का Aii इज इक्वल टू जीरो, यानी 2 टाइम्स ऑफ Aii इज इक्वल टू जीरो, यानी Aii इक्वल टू जीरो, 2 डिवाइड में गया तो जीरो हो जाए। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लाता बेटा, प्रूफ करने के समय छोटा सा क्वेश्चन तो बता दिया मैंने आप लोगों को। उतारो बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा बढ़े आगे। अब देखो बेटा एक्सरसाइज में कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम को समझते हैं, क्या कह रही है थ्योरम। सबसे पहले थ्योरम बेटा टीएचएम फर्स्ट, ये क्या कहता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कहता है बेटा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स
ए, कोई भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई ए बेटा, तो ये कहता है अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, कोई भी दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बेटा, अगर आप उसके ट्रांसपोज को जोड़ देते हो तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स बनता है बेटा, वो रिजल्ट मैट्रिक्स क्या होता है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बेटा। और अगर आप A माइनस ए ट्रांसपोज कर देते हो बेटा, तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स होता है बेटा, वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बेटा। क्या होता है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नहीं बात समझ में भैया, है ना, समझते हैं। देखो भैया हमने क्या बोला, कोई भी स्क्वायर मन से, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, ए कुछ भी मन से ले लो, मान लो लिया 4 5 6 7, ठीक है। अभी तो सिमेट्रिक नहीं है, चलो चेक कर लो, 4 5 6 7 सिमेट्रिक नहीं है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है तो आप कुछ मत करो, इस मैट्रिक्स में इसी के ट्रांसपोज को जोड़ दो, सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। ए ये रहा बेटा, ए ये रहा, तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा, 4 5 6 और 7। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है बेटा। यानी कि हमने क्या करा, ए का ट्रांसपोज निकाला। देखो अभी तो दोनों बराबर नहीं है, ए और ए ट्रांसपोज बराबर नहीं है, यानी कि ये जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब ए में क्या करो बेटा, उसके ट्रांसपोज को जोड़ दो। जैसे ए में ए को ट्रांसपोज को जोड़ो तो 4 + 4 8, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14 हो गया बेटा। अब इसको मान लो कोई मैट्रिक्स बी है बेटा, ठीक है, तो बी मैट्रिक्स ये हो गया बेटा, आपकी बी मैट्रिक्स हो गई है बेटा। अब बी ट्रांसपोज निकालो बेटा, तो 8 11 11 11 और 14, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखो बेटा क्या बी जो है वो बी ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ या नहीं हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ या नहीं हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बेटा यहाँ से बात क्लियर होगी, भैया कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, उसमें जोड़ देना है, बन जाएगा बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गई। देखो हमने a + a ट्रांसपोज करा, जो मैट्रिक्स बना उसको हमने b माना, अब b अपने ही ट्रांसपोज बेटा बराबर आ रहा है, यानी कि b क्या हो गया बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। दूसरी बात बेटा, अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को माइनस कर दिया, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसको सिमेट्रिक बन जाता है बेटा। जैसे मान लो a ही पकड़ लेते हैं, 4 5 6 7, इसका ट्रांसपोज क्या था बेटा, 4 5 6 7, इसका ट्रांसपोज आएगा बेटा a - a ट्रांसपोज करो बेटा। क्या करना है हमें, a - a ट्रांसपोज करना है बेटा, ताकि हमारा क्या बन सके बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a - a, 4 में से 4 गया बेटा 0, 5 में से 6 गया बेटा -1, 6 में से 5 गया बेटा 1, और 7 में से 7 गया बेटा 0। देखो डायगोनल एलिमेंट 0 आ गए, कहीं ना कहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है बेटा। इसको मान लेते हैं सी मैट्रिक्स बेटा, ठीक है। अब सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो बेटा, सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना होगा बेटा, 0 -1 और 1 और 0 बेटा, ठीक है। अब हमें पता है बेटा सी किसका बराबर होना चाहिए, अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव बराबर, तो नेगेटिव सी ट्रांसपोज निकालो बेटा, नेगेटिव सी ट्रांसपोज कितना बेटा, 0 -1 प्लस का 1 0। अब बेटा चेक करो क्या सी और सी नेगेटिव ट्रांसपोज बराबर है नहीं बराबर, देखो 0 की जगह माइनस का -1, 1 का 1, 0 की जगह, यानी कि सी जो है अपने नेगेटिव सी ट्रांसपोज के बराबर है। इज इंप्लाइज दैट सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा बात समझ आ गई थ्योरम। दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स पकड़ो बेटा, उसको सिमेट्रिक बनाना है तो उस मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज जोड़ दो, सिमेट्रिक बन जाएगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो उसी मैट्रिक्स के अंदर उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बेटा। क्लियर है बेटा, उतारो फटाक से। ये थ्योरम नंबर 1 थी बेटा, थ्योरम नंबर 2 करते हैं। अब देखो बेटा थ्योरम नंबर 2 ये क्या कहता है, ये कहता है any square matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। देखो बेटा क्या कहना चाहता है,
ये क्या करना चाहता है, जैसे कि बेटा आपको मैंने भी ये बात बताई पहले वाले थ्योरम में, क्या समझाया बेटा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को बेटा आप सिमेट्रिक बना सकते हो, क्या करके बेटा, उसी मैट्रिक्स के अंदर बेटा उसके ट्रांसपोज को जोड़ के बेटा, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को बेटा आप स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हो, कैसे बेटा, उसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके बेटा। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को बेटा आप दो मैट्रिक्स के सम में ले सकते हो, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी और एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा बात समझ में नहीं, देखो बेटा समझो, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, क्या मैं इसे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज माइनस 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 प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या मैं ए मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ए मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकता हूं? बेटा देखो देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस का हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो बेटा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ जाएगा तो बेटा हाफ ऑफ ए प्लस का हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस का हाफ ऑफ ए माइनस का हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज से प्लस ऑफ ए हाफ ट्रांसपोज करता बेटा, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस का हाफ ऑफ ए, यानी कि हाफ ऑफ ए यानी कि ए इज इक्वल टू ए, यानी ए को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। अब बेटा एक बात बताओ, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक, क्या बन जाएगा बेटा, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिंपल। अब बेटा कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो, रहेगा तो सिमेट्रिक ही ना, स्क्यू थोड़ी ना बन जाएगा। यानी कि बेटा मैंने ए को जब इस तरह से लिखा तो ये जो मैट्रिक्स बनी बेटा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी, और जो ये वाली मैट्रिक्स बनी बेटा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। यानी मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ बेटा। देखो इसको क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, आपको एक मैट्रिक्स दे दी बेटा ए इज इक्वल टू 3 5 1 -1 बेटा, ठीक है। अब मैं इस मैट्रिक्स को देखो अभी ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, मैं इस मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिक्स में तोड़ दूंगा जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा बेटा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इस फॉर्मूले से। देखो बेटा कैसे, ए ट्रांसपोज निकालो बेटा, कितना हो जाएगा 3 5 1 -1, ए ट्रांसपोज आ गया बेटा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लो बेटा, कितना हो जाएगा 3 + 3 9 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 और -1 कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अभी जो मैट्रिक्स है बेटा ए में अगर मैंने ए ट्रांसपोज जोड़ा बेटा यानी सिमेट्रिक हो गया बेटा, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब क्या करो बेटा, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लो बेटा, जैसे ए माइनस ए ट्रांसपोज करो बेटा तो ए में से एक है, 3 में से 3 गया बेटा 0, 5 में से 1 गया बेटा 4, 1 में से 5 गया -4, और -1 में से -1 गया, देखो -1 में से माइनस का -1 गया, यानी -1 + 1 यानी कि 0, यानी 0 आ गया बेटा। अब देखो बेटा ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक बेटा, मैंने बताया था ए माइनस ए ट्रांसपोज का बेटा स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ये बन गया आपका बेटा स्क्यू सिमेट्रिक। अब जैसे बेटा स्क्यू सिमेट्रिक बन गया बेटा तो आप क्या करो, मैट्रिक्स ए क्या था बेटा, हमें पता है फॉर्म लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बेटा, यानी मैं मैट्रिक्स ए कितनी थी बेटा, मैट्रिक्स ए थी 3 5 1 -1, इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, हाफ ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कितना बेटा 9 6 6 -2 प्लस का हाफ ऑफ मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बेटा कितनी है 0 4 -4 और 0। ये देखो बेटा आपने ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सामने बदल दिया। इस साइड को सॉल्व कर लो बेटा, ये मैट्रिक्स रिटर्न में आ जाने वाली है, ये आपकी थ्योरम नंबर 2 थी बेटा, ठीक है बेटा। ये 3.3 एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया बेटा, जिसके अंदर बस इतना ही पार्ट था बेटा। अच्छा बेटा अब 3.4 की बात करते हैं, 3.4 में क्या है बेटा, ठीक है 3.4 में क्या है, इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी बेटा जब हम लोग इसके सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड करेंगे बेटा, वहां से अपना क्लियर कर लेना क्वेश्चंस को बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा 3.4 एक्सरसाइज में क्या है, 3.4 में बेटा 3.4 में आपको ए इनवर्स के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बेसिकली ए इनवर्स निकालने के लिए बोला है बेटा, किसके मदद से, एलिमेंट्री
ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के बेटा हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, जिसके अंदर बेटा 3 होते हैं हमारे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और 3 होते हैं बेटा हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। 3 यानी कि 6 हमारे पास टोटल होते हैं, जिसे हम लोग बेटा इनवर्स निकालते हैं। पर जैसे मैंने बताया बेटा एक टॉपिक आपको खट चुका है बेटा, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस कुछ प्रॉपर्टी है बेटा इनवर्स की जो आती है बेटा, जैसे कि आपको याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी ए इनवर्स इंटू ए बेटा क्या होता है, आई। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा आई आता है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा ए बी का अगर आपको होल इनवर्स करना है बेटा, तो बेटा वो किस बराबर होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है बेटा। ये 2 प्रॉपर्टी मेनली याद रखो बेटा, ठीक है। अभी इसका इस्तेमाल करेंगे 4th एक्सरसाइज में ए इनवर्स निकालना सीखेंगे बेटा, वहां पर इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपका जो मैट्रिक्स चैप्टर है बेटा यहाँ पूरा एंड होता है। 2023 और 2024 के हिसाब से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है बेटा। अब आप लोग इसके मैट्रिक्स से क्वेश्चंस बना सकते हैं एनसीईआरटी से। चलो, थैंक यू बेटा, बाय।